ओके। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। और आज देखेंगे हम कि कैसे किसी भी एग्जाम के साथ डील किया जाता है जिसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्ट सब एक साथ हो। ठीक है। तो एक बच्चे की कॉपी भी चेक कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे कि कितने आए हैं और कितने आपको अटेम्प्ट करने थे, किस लेवल पे करने थे, बड़ा शांति से। ठीक है। देखो, इसमें अगर बात की जाए तो आपको पता है ही कि आपका जो टेस्ट हुआ था वो 2 आवर का हुआ था। 2 आवर में कितनी मिनट होती है? 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन लिखने थे आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो 10 अगर 120 मिनट में लिखे जाएंगे तो 12 मिनट एक के हिस्से आती हैं, जिसमें हम लगाते हैं थिंकिंग प्लस राइटिंग टाइम। थिंकिंग 2 मिनट, राइटिंग 10 मिनट। ठीक है। बट ये कुछ लोगों के लिए 4 और 8 भी है। और अगर हम हैं, हम कौन, CS एकेडमी वाले बच्चे जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं 35 टेस्ट लिख के, तो फिर मैं इसको काट देने वाला हूँ। मैं बोलूँगा हमें करनी है क्या? राइटिंग। वो भी कितनी देर? 12 मिनट। ठीक है। हाँ? तो हमें क्या करना है? राइटिंग करनी है 12 मिनट। समझ गए? क्यों करनी है? क्योंकि आप देखते हैं किसी भी एग्जाम में टॉपर के 95 होते हैं और बाकी बच्चों के 70 से नीचे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उस लेवल पे तैयारी की है। तो हम भी उसी लेवल पे तैयारी करेंगे कि हमें थिंकिंग जितनी करनी है इन टेस्ट में करनी है, राइटिंग करनी है फाइनल एग्जाम में, जो हमारा 35th टेस्ट भी होगा। ठीक है। तो दीपाली कोई बच्ची है? अगर प्रेजेंट है तो बता दीजिए, नहीं तो दूसरे किसी बच्चे की कॉपी जी चेक सर। करेंगे आज। जी सर। तो दीपाली जी, थोड़ा मेरे को धुंधला लग रहा है। आपको स्क्रीन क्लियर है? जी सर। ठीक है, थोड़ा धुंधला है वो, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे। तो देखिएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टेस्ट है, फुल सिलेबस का टेस्ट है। तो इसको हम उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे कि आया क्या था, पूछा क्या था, लिखना क्या था। ठीक है। और दीपाली, आप बता दीजिए कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड मार्क्स आउट ऑफ 100 इन दिस? सर 80 प्लस सर। 80। 80 प्लस। ओके। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड, हाउ मेनी न्यूमेरिकल्स एंड हाउ मच थ्योरी? So all numerical, 4 numericals and 6 theory. ओके। सो न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट किए। ओके, गुड। देखेंगे। देखो, ऐसा है कि पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल करता है प्रोसेस की क्रिएशन, एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप है यहाँ पे। क्रिएट होगा, एग्जीक्यूट होगा और टर्मिनेट होगा। मतलब कि पैदा होगा, ऐसा है, मरेगा, ठीक है, और जिएगा। तो कहने का मतलब है कि इनिशियल और बर्थ डेथ प्रोसेस है ये, एक तरीके से बर्थ डेथ प्रोसेस पढ़ते हैं हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, कि पैदा होने से लेकर मरने तक की उसकी लाइफ की जर्नी दिखानी है आपको इस क्वेश्चन में। क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे बच्चा पैदा होता हुआ नहीं दिखा ना मेरे को, जीता हुआ नहीं दिखा, मरता हुआ नहीं दिखा, तो मैं आपके नंबर काट लूंगा। ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। तो बच्चा पैदा कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? इनिशियली वो हार्ड डिस्क में रहता है प्रोग्राम के रूप में। फिर वो जैसे ही रैम में जाता है तो उसका एक पीसीबी क्रिएट हो जाता है। और किसी भी प्रोग्राम का अगर पीसीबी क्रिएट होता है, पीसीबी क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर, उसकी एसोसिएटेड डेटा। तो अगर किसी भी प्रोग्राम का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट हो गया, इट मीन्स वो अब एग्जीक्यूशन में आ गया। मतलब कि प्रोसेस बन चुका है एक प्रोग्राम। मतलब कि प्रोग्राम ही प्रोसेस बनता है जैसे ही उसकी ट्रांजिशन हार्ड डिस्क से किस में होती है? रैम में होती है। ठीक है। तो हार्ड डिस्क से रैम के बीच जाना, यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, यहाँ पैदा हो रहा है। ठीक है। जैसे ही वो रैम में चला गया, पैदा हो गया। अब क्या है कि रैम में आने के बाद वो क्या करेगा? जैसे हम पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी में, 2 साल से कम की एज, 2 से 6 की एज, 6 से 12 की एज, 12 से 18 की एज, 18 प्लस की एज। ठीक है। शिशु अवस्था पढ़ते हैं, किशोरावस्था पढ़ते हैं,
6 से 12 और 12 से गोल्डन एज भी किसी को कहा गया है, वो तो आपको पता ही है, खैर साइकोलॉजी में यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बट यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि जब एक बंदा जिएगा तो नया भी होगा, जब बंदा जिएगा रेडी भी होगा, जब बंदा जिएगा तो रनिंग भी होगा, वो ब्लॉक भी होगा, वो वेट भी होगा, वो हो सकता है टर्मिनेट भी होगा। यहाँ पैदा हुआ, बर्थ हुआ, यहाँ जिया और यहाँ मर गया, ऐसा कुछ है। तो हमने बस आइडिया लगा लिया कि इस क्वेश्चन में क्या है। और देखो ये पढ़ना मत भूलना, हाउ, कैसे, कैसे पैदा होगा, कैसे मरेगा और कैसे जिएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें क्वेश्चन की पूरी सेंस आनी चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो ऑफलाइन बैच की मैं बात करता हूँ ना बार बार, सुपर 200 की, कि 200 आएंगे, 200 रैंक 1 लेके जाएंगे, उस पे यही काम मैं करूंगा 24 में से 22 घंटे बैठ के। इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम सुनूंगा, उनकी कॉपी देखूंगा, एनालिसिस करूंगा, क्योंकि वहां मैं कर सकता हूँ, ऑनलाइन में मैं उस लेवल पे नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार गारंटी देता हूँ उस बैच की कि क्यों वहां पे आपके 40 दिन में आपको जीरो से हीरो बना दिया जाएगा। रीजन है उसके पीछे कि आपकी अप्रोच ही एकदम वैसी कर दी जाएगी जो कि शायद दूसरे किसी के पास हो। वही चाहिए, इवेलुएटर को आपको सेट करना है ना, इवेलुएटर के माइंड को सेट कैसे किया जाता है वो आपको ऑफलाइन में सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे इसने लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंट्रल रोल प्ले करता है लाइफ साइकिल में, ये करता है। अब हम दिखाएंगे क्या है असल में। तो आप चाहें तो इस लाइन को काट सकते हैं, पेपर में ना लिखें, सीधा बता दें कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, सीधा मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आएंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। हमने वो नोट्स के जैसे आपको दिया है इसलिए हमने लिख दिया ताकि किसी को भी समझ आए। देखो, न्यूमेरिकल हो, कंसेप्ट हो, थ्योरी हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, बोलना चाहिए। आपने जो आंसर लिखा है ना उसको जुबान लगानी है हमें। अगर आपके आंसर को आपने जुबान दे दी ना तो इवेलुएटर 100 में से 100 दे देगा, 150 में से 150 दे देगा। और अगर आपके न्यूमेरिकल भी कर दिया, आंसर निकाल दिया और बोल नहीं पाए ना इवेलुएटर के सामने, तो मार्क्स कटेंगे। मतलब कि बुलवाना है आपको अपने क्वेश्चंस को, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसने बोला है कि प्रोसेस क्रिएट होता है जब प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी में, मतलब रैम में, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। रीजन है प्रोसेस के, सिस्टम इनिशियलाइजेशन होती है, एग्जीक्यूशन होता है, यूजर रिक्वेस्ट जाती है, ये होता है वो होता है। स्टेप्स क्या है, ये बेशक से ज्यादा राम कहानी मत लिखो, यहां से आ जाओ कि उसको एक प्रोसेस आईडी मिलेगी। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको नाम दे दिया जाता है, उसको मेमोरी मिलेगी जहां पे उसको कोड डेटा स्टैक की बात होगी। पीसीबी में ये सब चीजें एक्चुअली होती हैं, पीसीबी बनेगा उसका एक तरीके से, और उसमें ये सारी चीजें उसको मिलेंगी। तो ये क्रिएशन के टाइम की बात है ना। मेमोरी में चला गया है मतलब कि हार्ड डिस्क से रैम में चला गया है इस क्रिएशन के दौरान। अब एग्जीक्यूशन है तो रैम में पड़ा हुआ है, तो रैम में पड़ा हुआ है तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग होगी। तो शेड्यूलर, डिस्पैचर, कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये सब उसकी साथ चलेंगे। और यहाँ रहते रहते वो इन फेजेस से गुजरेगा, है ना। मोटा मोटा लिखना है तुम्हें। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में है ना तो आपको इसके हिसाब से ही लिखना है कि 3 चीजें पूछी हैं आपको, क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, टर्मिनेशन, 3 3 3, या पहले को 4 रख लो, अगलों को 3 3 रख लो। 3 चीजें पूछी हैं, 4 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, तीनों बराबर एक्सप्लेन करने हैं। ऐसा नहीं कि मार दिया तो मार दिया, मरते टाइम लिख दिया कि टर्मिनेटेड, खत्म, चल, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सबको बराबर बराबर डिवीजन करनी है, नहीं तो दिक्कत है। क्योंकि 10 नंबर बेसिक है, इवेलुएटर दिमाग में लेके चल रहा है 4 3 3 या जो भी है। तो आखिर में जब मरेगा तो उसमें भी लिखो बकायदा कि प्रोसेस टर्मिनेशन कैसे होता है। मरेगा जब जब ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप्स, पहले रिसोर्सेज जो उसको दे रखे हैं ओएस को देके जाएगा, ना तो केस हो जाता है। आपने देखा होगा ना, लोन जब लेते हो बैंकर पीछे पड़ जाते हैं, क्यों, ईएमआई नहीं चुकाई। तो इसको भी ईएमआई चुकानी है, सिस्टम का कर्ज चुकाना है। तो ये क्या करेगा, अपने पीसीबी को बोल के जाएगा, भाई मैं चाल रहा, थोड़ा ध्यान रखिए। ध्यान रखिए मतलब तू भी सो जा। सारे रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। उसका कोई बाबू माँ है, उसने बता देगा जी मैं चल रहा, ताकि ढूंढा ना फिर हमने, है ना। सारे बालक घराना और रात ने तो ढूंढा रहो ना हमने। तो उसके बाद ठाक है, उसको शेड्यूलिंग की और इससे डिलीट कर दिया जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम वो बोल दे कि विद एग्जांपल बताओ ये सारी स्टेज, तो तुम बोलोगे फॉर्क, बच्चा पैदा हो गया क्रिएट, एग्जीक्यूट कर रहा है, वेट, कौन मर रहा है कौन नहीं। ये कुछ लिनक्स की, यूनिक्स की कमांड्स हैं जो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। एग्जिट, ये है असली टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये पढ़े तो पढ़ लें, ना तो इस एरिया को छोड़ दें, ये एक्स्ट्रा है ताकि किसी पेपर में 2 नंबर में आ जाए तो आप लिख पाए। ये इस क्वेश्चन के आंसर में कोशिश करें ना दें। ठीक है, और ऐसे ही समरी टेबल है
क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, टर्मिनेशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या, ये मोटे मोटे पॉइंट है। एक तरीके से बताऊं ये क्या है, ये बताऊं मैं क्या है। मैंने तुम्हें एक बात बार बार बोली है, क्या बोला है मैंने, कि रिवीजन नोट्स बनाओ। जिसके जितने धांसू रिवीजन नोट्स होंगे ना, उतना अच्छा होगा। देखो यहां मैं कुछ भी सिखा लूं, सीएस एकेडमी के 1000 बच्चे रैंक 1 पे नहीं आएंगे। रैंक 1 किसका आएगा, जो मेरे आंसर में भी डायग्राम ऐड करेगा। आज के बाद एक ही काम करो, कि जिस क्वेश्चन को मैं ये बोल दूं ना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बोल दूं, उसका तुम उठा के डायग्राम सर्च कर लो गूगल से और अपने आंसर में चिपकाने के लिए तैयार हो जाओ पेपर में आते ही। तो आप सीएस एकेडमी के बंदे हैं तो भी 4 चांद आपके आंसर पे लगेंगे, क्योंकि जब आपका आंसर इवेल्युएटर को दिखेगा, तो वो जो एक दो नंबर सबका काटता हुआ चल रहा है, उसको 10 में से 10 देगा जिसका डायग्राम दिखेगा। ठीक है। तो आपको अपने पेपर पे ऐसे काम करना है, इफ यू आर वेटिंग फॉर रैंक 1। रैंक 1 कोई छोटी चीज नहीं है, लाख, 1.25 लाख, 2 लाख का गिफ्ट तो हम ही दे देंगे उसको। ठीक है। तो सोचिए कि पढ़ोगे भी 8,000 फी देके, और 15-20 गुना कमा भी ले जाओगे यहाँ से। तो सोचो अब तुम एक छोटे से डायग्राम से। तो ये चीजें हैं जो कि आपको दिखानी थी। ये एक समरी है, देखो मैंने अभी लिखा था ना, मैंने क्या लिखा था, कि ये हैं असली चीजें, कि शेड्यूलर कहाँ दिखाना है, ट्रांजिशंस मतलब न्यू, रेडी, रनिंग, ये कहाँ दिखानी है, पीसीबी कहाँ दिखाना है, मेमोरी एलोकेशन कहाँ दिखानी है, पीआईडी नंबर कहाँ मिलेगा, ये कहाँ दिखाना है। ठीक है। उसके बाद रिसोर्स रिलीज कहाँ होंगे, पेरेंट को बताया कब जाएगा, पीसीबी रिमूवल कब होगा। देखो ये है रिवीजन नोट, ये है रिवीजन नोट। अब आपने अगर ये पढ़ लिया ना क्वेश्चन, तो इसको पूरा याद नहीं रखना होता, चीजें याद रखनी होती, याद रहेगा भी नहीं। एक पेपर में एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पढ़ोगे, ये नहीं याद रहेंगी चीजें। याद रहेगा ये, कि मुझे पीसीबी की क्रिएशन दिखानी है, मेमोरी एलोकेशन दिखानी है, पीआईडी असाइनमेंट दिखानी है, शेड्यूलिंग स्टेज किस में क्या दिखाना है, बस इतना लिख लो, इतना ऊपर वाला इसी में से निकल रहा है। पेपर में ये मत करना कि वो भी बना दो ये भी बना दो ना, नोट्स नहीं बना के आने तुम्हें, पेपर में ऊपर का ही बनाना है। समझ आई है आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये बात, कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, जी सर। कैसे आपको रिवीजन नोट्स बनाने हैं। जब बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं कि हाउ टू मेक रिवीजन नोट्स, तो रिवीजन नोट्स ऐसे ही बनते हैं कि जो क्वेश्चन है ना उसमें से मेन चीजें उठा लो। क्योंकि पीसीबी क्रिएशन शब्द उठा लिया, सबको पता है पीसीबी क्रिएट होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसमें क्या क्या फील्ड्स होती हैं, वो फील्ड्स बार बार नहीं लिखनी, मात्र इतना लिख लो पीसीबी क्रिएट करना है, इसमें क्रिएशन में क्या दिखाना है, एग्जीक्यूशन में क्या दिखाना है, टर्मिनेशन में क्या दिखाना है। तो ये चीजें आपको फायदा करेंगी फाइनल एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि सब्जेक्ट कितने, 5, क्या बोल रहा हूं मैं बार बार, 5। तो क्या 5 सब्जेक्ट में ये काम नहीं कर सकते क्या। किसने कहा है नेटवर्क के, डेटाबेस के, एसक्यूएल के, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, इमर्जिंग ट्रेंड्स के, या पाइथन इवन के रिवीजन नोट्स बनाने हैं? नहीं बनाने हैं। जिसके बनाने हैं मैं बोल चुका हूँ, किसके बनाने हैं, ओएस के, डिजिटल के, डेटा स्ट्रक्चर के भी कम लेवल पे बनाने हैं, टीओसी सीडी बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। मैंने पेन अपनी तरफ किया, इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब समझ जाओ कि तुम किस ग्रुप से बिलोंग करते हो। अगर टीओसी सीडी के नोट्स तुम्हें बनाने पड़ गए या रिवीजन नोट्स बनाने पड़ गए, तो मेरे पैदा होने पे धिक्कार है। ये मतलब है इस मेरी तरफ खुद का पेन करने का। ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिलेक्शन तो तुम उसी दिन ले चुके हो जिस दिन तुमने एडमिशन लिया। अब तो हम टॉपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिएगा, इस बच्ची का देख लेते हैं कि 10 नंबर में इसने क्या किया है। इसको आप 2 और 2.5 की स्पीड से देखना, जब आप इसको खुद करने जाएं। ठीक है। वीडियो को रिवीजन करने जाएं जब। तो इस बच्ची ने पहले 9 ने किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बस मुझे इतना बताइए। जी सर। न्यूमेरिकल बात, लास्ट शुरू में में किया न्यूमेरिकल से सर। आपके, जी सर, लास्ट में है फर्स्ट सर क्वेश्चन। एकदम लास्ट में। बिल्कुल सर। ठीक है। तो हम एकदम पहले वो चेक करेंगे जो लास्ट में है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल पे अप्रोच खराब नहीं करनी है। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो कि अप्रोच पे काम करता हूं, मैं अप्रोच खराब नहीं करता। अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं घुसा सकता थ्योरी में, क्योंकि अभी मेरा कंसेप्ट है थ्योरी, न्यूमेरिकल करूंगा मैं कुछ समय के बाद। तो इस बच्ची ने वैसे तो ये लास्ट में अटेम्प्ट किया है, मैं देख लेता हूं कि क्या ये 10 नंबर डिजर्व करती है कि नहीं। तो ये है आंसर 1। जी सर। ओके। तो आप कहाँ से हैं दीपाली जी? सर फतेहाबाद से सर। ओके। तो दिल्ली से दूर होने का कभी कुछ नुकसान हुआ है आपको? सर मैं ऑफलाइन बैच नहीं आ पा रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, जरूरत में नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बता दूं आंसर 1,
आपने जैसे लिखा है, तो मैं कहूंगा कि अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, इसको बीच में लिखा करो ताकि आपके एवेल्युएटर को दिखे। ओके तो सर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्रिएशन और ये सब हैंडल करता है एज फॉलोज। कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे करके दिखा सकते हैं ताकि अच्छा दिखे। प्रोसेस क्रिएशन में आपने बताया है कि एक प्रोसेस क्रिएट होता है whenever there is a starting of new activity or by parent process like for call and created process call। ठीक है, अच्छा लिखा आपने। जब जब प्रोसेस क्रिएट होता है, रिसोर्स एलोकेट होते हैं, ठीक है, मेमोरी और ये सब मिलता है, अच्छा लिखा आपने। एलोकेशन जैसे ही होता है, पीसीबी बनता है, उसमें ये होते हैं, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत सुंदर लिखा है, क्योंकि रनिंग हैंड से 10 नंबर में यही लिखा जा सकता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल क्रिएट करता है। एड्रेस ट्रांसलेशंस की बात भी आपने की है, कोई बात नहीं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन आपने दिखाया है, सीपीयू शेड्यूलिंग इसमें होती है, आईओ रिक्वेस्ट आती है, प्रोसेस, इसमें आपने इतना ही लिखा है प्रोसेस एग्जीक्यूशन में। हाँ जी, जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपकी समझता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन अगर ये है तो आपने इसमें समय बचाना पड़ा, क्योंकि नहीं तो आपको लेट हो जाता। जी कोई सर। बात नहीं। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस टर्मिनेशन, ये सेव कर देता है डेटा को, फ्री कर देता है रिसोर्सेज को, ठीक है। मीनिंग निकल रहा है आपके क्वेश्चन से, बहुत अच्छा आपने लिखा है, क्योंकि आपने रनिंग हैंड से और लास्ट में अटेम्प्ट किया है। तो मैं एक ऐसा इवेलुएटर हूं जो अगर बच्चे के पहले कुछ क्वेश्चंस ठीक होते हैं, न्यूमेरिकल खासकर, तो मैं आंसर में उसको मार्क्स उसमें भी दे देता हूं जहां पे वो उतने डिजर्व नहीं करता। रीजन बीइंग कि मुझे पता है इस बच्चे के पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, समय की कमी रही थी, तो मैं उस बच्चे के साथ धोखा मैं तो नहीं करूंगा। तो दीपाली ने लिखी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बस एक बीच वाले में न्यू स्टेट और वो घुसा सकती थी चाहती तो अभी के लिए मैं इनको 9 मार्क्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि मैं ऊपर से पेपर चेक करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से मेरे को इनको न्यूमेरिकल दिखे, मैंने अटेम्प्ट किए, मैंने देखे, तो मैंने इनको 9 मार्क्स दिए हैं। तो आपने एकदम सुंदर लिखा है, कीवर्ड्स पे बात की है, और कहने का मतलब ये है कि टॉपर्स की अप्रोच आपकी लग रही है मेरे को। आपको बस एक ही काम करना है कि अपने पेपर में स्पीड पे काम करना है, ताकि आप पहला क्वेश्चन जितना इंप्रेसिव लिखो, लास्ट भी उतना ही लिखो। जी सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन है, दिख रहा है साफ साफ। उसने बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मेमोरी एलोकेट करता है, कैसे डी एलोकेट करता है, कैसे फ्रेगमेंटेशन होती है, मैनेजमेंट उसकी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो फिर से मैं दिमाग में तोड़ लेता हूँ, 3 3 4, या 4 3 3, ऐसे तोड़ लो, या तो 4 पहले आए या 4 बाद में। अगर किसी का मन ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं कहूंगा कि फिर 3 4 3 तोड़ने की बजाय अगर 250 शब्द लिखने हैं इसमें, तो 70 या 80 शब्द इसमें लिखें, 80 शब्द इसमें लिखें, 80 शब्द इसमें लिखें। बराबर डिवीजन करें आप, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, बेशक से मार्क है या नहीं है, ये मान के चलें। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं क्या बोलता है। मेमोरी लोकेशन होगी मतलब कि भाई घर चाहिए होता है हमने, कितने भी चले जा, नए शहर में नई नौकरी लाग गए तो घर तो सब न चाहिए होते, प्रोसेस न रहने ही घर चाहिए, वह मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन मिल जाए, उसने दो टाइप की हुआ है या स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, बता दी हमने, इसको एक्सप्लेन करा क्योंकि हमारा मुद्दा था मेमोरी एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करना या एक्सप्लेन करना, कर दिया हमने, ये इजी है, सब सिखा रखा है मैंने, ये पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। एलोकेशन के टाइम पे भी अलग अलग अप्रोच है, या तो इकट्ठे ब्लॉक दे दो, या एक छोड़ के एक दे दो, या किसी और अप्रोच से दे दो। तो इसमें हमने एक्सप्लेन करना है चीजों को, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज पूछी गई हो कि कंटिग्यूअस या नॉन कंटिग्यूअस क्या होती है। तो जब थारा हैंड फ्री हो ना टू राइट, तो तुम वो ही लिखो जो तुमने उसका याद है और सबसे ज्यादा याद है, समझ गए। एलोकेशन का तुमने जो जो सबसे ज्यादा याद है वो लिख दो, क्योंकि इसने कुछ नहीं कही कि तुमने कौन सा पार्ट दिखाना है। एलोकेशन मतलब एलोकेशन, चाहे टाइप लिखो, चाहे टाइप की कैटेगरी लिखो, चाहे स्ट्रेटेजी लिखो, एलोकेशन से रिलेटेड बात करनी है। कॉन्टिग्यूअस हो, नॉन कॉन्टिग्यूअस हो, सेगमेंटेशन दिखा दी, वर्चुअल मेमोरी बता दिया। ये एक तरीके से ना, ये जो सामने देख रहे हो ये नोट्स है तुम्हारे, इसमें तुम्हें पूरा नहीं लिख के आना, इसमें तुम्हें बस हेडिंग्स दिखाने हैं। नॉन कॉन्टिग्यूअस उसमें एक लाइन लिख दो, कॉन्टिग्यूअस उसमें एक लाइन लिख दो, एलोकेशन स्ट्रेटेजी दिखा दो, टाइप्स भी दिखा दो, डेफिनेशन भी दिखा दो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मिल जाएंगे। हेडिंग हेडिंग दिखाने होते हैं, ज्यादा मत दिखाओ, क्योंकि इतना नहीं लिख पाओगे तुम टाइम में। ये मैंने इसलिए दिया है
ताकि ये लाइन याद रहे तो ये लिख दो, ये रहे तो ये लिख दो, ये रहे तो ये लिख दो, जोन सी लाइन तुम्हें पेपर में याद आ जाए। यहां से तो तुम्हें नॉलेज बेस बनाना है ऐसा कि कम से कम एक लाइन तो याद रहे, रटना नहीं है, समझना है। ये सब आपको समझ आ जाएगा अगर आप मेरे नोट्स और वीडियो देख के इसको देखेंगे तो। डीएलोकेशन कैसे होती है, एफिशिएंट डीएलोकेशन क्या होती है, सब चाहते हैं मेमोरी का वेस्टेज ना हो। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन दी है, टाइप्स बता दिए हैं कैसे। देखो ये है वो शॉर्ट नोट टाइप चीजें, ठीक है। कंपैक्शन, पेजिंग, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, और ये सब आपका क्या है एक तरीके से फ्रेगमेंटेशन के अंदर, कि हाउ टू मैनेज फ्रेगमेंटेशन। क्या पूछा गया है, फ्रेगमेंटेशन मैनेजमेंट पूछी है। अगर आप देखेंगे तो फ्रेगमेंटेशन मैनेज का मतलब है वेस्ट स्पेस को कैसे मैनेज करना है। तो पेजिंग, कंपैक्शन, ये वो टेक्निक्स टू रिमूव फ्रेगमेंटेशन, एक तरीके से मैनेजमेंट वही होती है। यहाँ पे आप टाइप मत बताने लग जाना कि इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, क्योंकि मैनेजमेंट अलग चीज है, टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन अलग चीज है। मैनेजमेंट का मतलब है हाउ टू डील विद दिस, ठीक है। मैनेजमेंट वही होती है, मेरा बैच चल रहा है, मेरे को मैनेजमेंट करनी है, हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, तो डील की बात है यहाँ पे, इसलिए सॉल्यूशन की बात की गई है। टेक्निक्स टू हैंडल फ्रेगमेंटेशन, दिस इज मैनेजमेंट, इस हेडिंग का मतलब है मैनेजमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां टाइप लिख दोगे इंटरनल और फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल, नो यूज, 0 मार्क्स मैं दूंगा, ठीक है। एलोकेशन में क्या होती है, कॉन्टिग्यूअस, ये दिखाना है। डी एलोकेशन में ये दिखाना है। ऐसे आपको रिवीजन नोट्स बनाने हैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। ये चीजें हैं, की मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। 3 चीजें पूछी गई थी आपसे यहाँ पे, एलोकेशन, डी एलोकेशन और आपकी फ्रेगमेंटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या कैसे करना है, इतना। तो अब हम क्या करते हैं, इस बच्ची का देखते हैं कि इसने क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो यहाँ पे आपने किया है नंबर 2 क्वेश्चन दीपाली। जी सर, सेकंड लास्ट है सर इसके ऊपर ही। टाइम वेस्ट बट तो नहीं हो रहा आपका। नो नो सर, बट मैंने सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत किया, मुझे वो पता चल गया सर, क्योंकि मैंने नोट अभी से पता थोड़ा चला है, सा। जी सर, मैंने मतलब कंसेप्ट को गलत ले लिया था, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी सर। देख लेता हूं मैं कहाँ गलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है, ठीक है, आपने बोल दिया। एज फॉलोज यहाँ भी लिख सकते थे, आपने वहां एज फॉलोज लिखा तो यहाँ भी एज फॉलोज लिख देते कि जैसे कि नीचे दिया गया है। जी सर। अब आप लिख रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, फ्रेगमेंटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है, उस लाइन का लिखने का फायदा क्या हुआ, उस लाइन का फायदा क्या हुआ, इसको भी अगर आप ऐसे लिख देते एज फॉलोज, तो मेरे ख्याल से आपके शब्द काउंट हो जाते, 1 शब्द, 2 शब्द, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो 11 शब्द तो बेवकूफ बनाने में ही आपने ले लिए, क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव में बेवकूफी तो बनाना होता है, वही तो करना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स एज फॉलोज, अगर एज फॉलोज लिखते तो पता चलता कि आप नीचे बताने जा रहे हो, बट आप नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये लाइन मेरे लिए ऑफ नो यूज है, क्योंकि आपने कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी मेरे को, इंप्रेशन और खराब कर दिया, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन क्या है, प्रोसेस जब जब क्रिएट होता है, कैन बी आफ्टर, चलो मैंने मान लिया आपने ठीक लिखा होगा। डी एलोकेशन में आपने लिखा है जब जब ये होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में आपने लिखा है डिवाइडिंग मेमोरी में करता है, इंटरनल एक्सटर्नल देखो यही लिख दिया आपने इसमें, जरूरत तो नहीं थी पर कोई बात नहीं। तो आपने ओएस मैनेज दिस फ्रेगमेंटेशन बाय पेजिंग, सेगमेंटेशन, कंपैक्शन, ठीक है। तो लिखा तो है आपने, कहाँ गलती मान के बैठे हुए आप। सर एलोकेशन में मैंने टेक्निक्स नहीं बताई, मुझे वो चीज लगी। ठीक है, एलोकेशन में टेक्निक्स कौन सी नहीं बताई आपने, वही सर, पेजिंग पेजिंग, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन और ये, कोई जरूरत नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर के हिसाब से पॉइंट पढ़ लेता हूँ आपके, ठीक है। whenever process is created it can be because of starting a new activity or creation by parent process like for, इसमें भी वही बात लिखी है आपने, after creating the resources are allocated to processes like memory, CPU। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये क्यों लिख रहे हो, तो वही अगर चीज मुझे आपने लगा। मेमोरी मैनेजमेंट लिखना था तो आप ये सब क्यों लिख रहे हो, मेमोरी एलोकेशन की बात पूछी, आप बता रहे हो कि आईओ भी देता है, सीपीयू भी देता है, जी मतलब सर, ऐसा नहीं है कि ये आप जनरल बातें कर रहे हो उसके सामने। वो पूछ जी रहा है कि मेमोरी एलोकेशन बताओ, आप बता रहे हो जनरल बातें।
जी सर, मतलब थोड़ी सी क्यों? मिस्टेक्स हो गई। सर एक्चुअली मैं ना वही लास्ट टू क्वेश्चंस में ना मैंने सिर्फ एग्जैक्ट 15-10 मिनट 15 मिनट में किए थे, तो कोई वो बात नहीं, थोड़ा सा बट हुआ है मेरे टॉपिक से मत भटको। मेमोरी मैनेजमेंट पूछ रहा है, आप बता रहे हो सीपीयू आईओ रीजन आफ्टर टाइम ओएस क्रिएटिव प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ना, पीसीबी ये वो, जरूरत ही नहीं जी इनकी। सर। पीसीबी जी मेमोरी सर। एलोकेशन उस लेवल की नहीं है। मेमोरी एलोकेशन मतलब मेमोरी मैनेजमेंट वाले चैप्टर की बात कर रहा है ये। आपको पेपर में जैसे ही क्वेश्चन मिले सबसे पहले ये पहचानना है कि ओएस में कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अगर ये मेमोरी एलोकेशन रैम रिलेटेड क्वेश्चन है तो रैम से बाहर मत जाना। तुम यहाँ पे रैम में प्रोसेस में घुस रहे हो, जी बोला है सर। मेमोरी, तुम घुस रहे हो प्रोसेस में, तो इसका मतलब गलत कर रहे हो। ठीक जी है, सर। तो ये नहीं मिलने सकते तुम्हें मार्क्स इसके। पेज टेबल ठीक है, कोई बात नहीं। डी एलोकेशन करता है, सेव करता है, ये करता है, रैम को फ्री करता है, पेज टेबल में डेटा एंट्री डिलीट करता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या बोला है आपने, डिवाइड करता है स्मॉलर चंक्स में, इनफिजिबल टू प्रोसेस लार्जर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये रिक्वायर्ड वगैरह या रिक्वेस्ट वगैरह साफ लिखा रहो। अब एस आपका टी में घुस रहा है, अगर जी यहाँ सर। आपने लार्जर रिक्वेस्ट बोला है तो एस और टी आपके एक ही दिख रहे हैं मुझे तो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें ना करें क्योंकि इससे बंदा ना इरिटेट होता है। दो टाइप की है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये करता है वो करता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने कुल मिला के ठीक ठाक लिखा है, बट आपने एलोकेशन में गलत कर दिया। एलोकेशन में ये गलत कर दिया कि आपने उसमें वो घुसा दिया जो जरूरत ही नहीं थी। भाई लिंकिंग करनी है ना, क्वेश्चन तो आया रैम का, आप बता रहे हो प्रोसेस, देखो डाइवर्ट हो रहे हो आप, आपका माइंड ही डाइवर्ट हो रहा है। तो माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर का नहीं होगा क्या डाइवर्ट? ऐसी चीजें ना करें, वो लिखने का बिल्कुल। फायदा ही नहीं है जो मार्क्स ना दे, सीटें नहीं भरनी है इसमें। जी सर। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई वेलवेटर हूँ या फिर मैं कोई प्रैक्टिस करके आता हूँ इन चीजों की ना। कंसेप्ट पता है मुझे तो, आपकी सीट देख रहा हूँ, चीजें ढूंढ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम चेकिंग कर रहा हूँ, ऐसा मानिए आपका पेपर में। मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं है कि मैं 2.5 घंटे बैठ के आपका पेपर देखूं फिर आके उसी को बोलूं कि आपने क्या लिखा है। इन चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे को जो दिख रहा है वो दिख रहा है, जो साफ सी बात है वो बात है। तो मैं तो एक जी बाय सर। डिफॉल्ट इवेलुएटर हूँ जो कि गलतियां ढूंढना है उसका काम बस। ठीक है, तो ये है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? नो सर, कर्नल ने किया। चलो कोई नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। कर्नल क्या होता है, देखो इसने पूछा व्हाट, व्हाट में क्या लिखना होता है तुम्हें, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। एक्सप्लेन, ये जब एक्सप्लेन में दो बंदे आ जाएं तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। दो बंदों की जब बात हो तो डिफरेंशिएट करके लिख दो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर्नल क्या है बता दो, रोल्स इसके क्या है बेशक से बता सकते हो, टाइप्स क्या है ये है, ठीक है। मोनोलिथिक देखो इसके फीचर बता दिए, एग्जांपल बता दिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज। जब एक्सप्लेन की बात हो ना, एक्सप्लेन में जो जी करे वो लिख दो, एक्सप्लेन में जो जी करे वो लिख दो। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग हो तो वर्किंग अलग चीज है, वर्किंग में आप एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिख सकते, बट एक्सप्लेन पूछा है तो जो चाहे लिख दो। तो तुम अपने कहीं रफ में कहीं जहां रिवीजन नोट्स बनाओ वहां एक पेज पे लिख लो कि एक्सप्लेन में क्या लिखना है, व्हाट में क्या लिखना है। एक्सप्लेन में आइदर लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो तुम्हारा मन करे वो लिख दो। बट अगर कीवर्ड पे ध्यान जरूर देना है कि एग्जैक्टली क्या पूछा है। इसने एक्सप्लेन पूछा है तो आपने फीचर्स भी लिख दिए, डेफिनेशन भी लिख दी, सब कुछ लिख दिया, कोई बात नहीं, राइट शॉर्ट नोट टाइप है। ऐसे करके लिखते तो भी मार्क्स मिल जाते, ऐसे करोगे तो भी मिल जाएंगे, बट ऐसे समय ज्यादा वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। माइक्रो कर्नल है, फीचर बता दिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरूर बताओ। अगर डिफाइन है, व्हाट है तो भी एग्जाम्पल बताओ, एक्सप्लेन है तो भी एग्जाम्पल बताओ, और अगर राइट शॉर्ट नोट है तो भी एग्जाम्पल बताओ। डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस में जरूर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की समझ उस लेवल की नहीं भी हो तो उठा के पकड़ लेगा उसको और मार्क्स वहीं दे देगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। एडवांटेज में सबसे बढ़िया काम है, लिखो इजी टू मैनेज, वेरी इजी, ऐसे ऐसे कीवर्ड निकालो कि जिसका कोई मतलब ही ना हो आंसर से। एडवांटेज लिख दिया, फिर लिख दिया इट इज वेरी इजी टू मैनेज, तो आप सोचो कि वो काट ही नहीं सकता नंबर, एक लाइन का आंसर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो बनाना सीखो, काटना सीखो, स्मार्ट चीजें ऐसे सीखो। डेफिनेशन एग्जांपल अच्छा दे दो,
फिर आगे जो चाहे पेल दो। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू यूज, डिसएडवांटेज में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि तुम एक क्वेश्चन पढ़ के जाओ बस पेपर के लिए, बना तो हम अपने आप देंगे। ठीक है, ऐसा ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, लोड नहीं देना दिमाग पे। तो एग्जाम्पल बता दिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, देखो जब फाइनल टाइम आएगा ना, तो मैं आपको कुछ कीवर्ड दे दूंगा। जैसे मैं दे दूंगा एफिशिएंसी, मैं दे दूंगा थ्रोपुट, मैं दे दूंगा स्केलेबिलिटी, मैं दे दूंगा फ्लेक्सिबिलिटी, मैं दे दूंगा रिलायबिलिटी, मैं दे दूंगा फीचर्स, मैं दे दूंगा डेफिनेशन, मैं दे दूंगा एग्जाम्पल। मैं कहूंगा कि डिफरेंस का क्वेश्चन जरूर आएगा, एक या दो, ये चीजें पढ़ लो। ये ऐसे घुसानी है बस, नाम उसका काम किसी और का। हमें बस नाम लिखना है उसका, रैम में ये होता है, रोम में वो, काम किसी और का कर देंगे। हम इतने सिंपल तरीके से काटेंगे कि मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं कुछ शब्द ऐसे बोल रहा हूँ जिनको खुल के बोलना सही नहीं है, इसलिए मैं उसको दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ कि थ्योरी में कैसे स्मार्ट वे में काम किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें चाहिए तो क्या था तुम्हें, ये भी बना देते तो काम खत्म हो जाता। अगर आप इसमें देखोगे ना, तो ये है असली चीज, ये है, ये रिवीजन ये भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो। तुम्हें ये तो पढ़ के एक बार समझ गए, है ना। स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, फीचर, जो भी है, ये चीजें पढ़नी है। पढ़नी भी क्या है, ये तो याद रखनी है। ये तो अपने आप घुसा दोगे अगली चीज। ठीक है, भाई मेंटेनेबिलिटी तुम देख लो, इजी कौन है डिफिकल्ट कौन है, वो सारी चीजें तुम्हें पता होती है इनकी बाय डिफॉल्ट। तो अगर तुम इसको ऐसे लिख देते ना, तो भी तुम्हारे पूरे नंबर मिलते। ठीक है, जितने का है। तो एक्सप्लेन में तो जो चाहे वो लिख दो, बड़ी साफ पिक्चर दो। बस ये देख लो कि तुम्हारे पास पेपर पूरा करने में समय कितना बचा है। अगर समय बहुत कम बचा है, या आपको समय बहुत ज्यादा बचाना है, तो फिर इस वे में कर दो, सबसे बेस्ट है। एक पेज में लिख दोगे, 3 कॉलम बना के, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अगर समय ज्यादा है तो पेज भरने हैं, तो फिर दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हो, दिक्कत कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके आगे चौथा क्वेश्चन किया आपने। जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर, किया है सर। चलो, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, कैसे इंपैक्ट करती है 2 और 3 में। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, हार्डवेयर बढ़ेगा, एक से ज्यादा सीपीयू बढ़ेंगे। हो सकता है कि उसकी मेमोरी शेयर्ड हो, जहां से डेटा उठा रहे हैं मैंने वहीं स्टोर किया, दूसरे ने वहीं से उठाया। वही फर्क भी है मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कंप्यूटर में। मल्टी कंप्यूटर में क्या होता है, रैम भी मेमोरी भी जो भी है वो शेयर्ड नहीं होती, मल्टी प्रोसेसिंग में वो शेयर्ड होती है। इसलिए कोलिजन अवॉइडेंस भी यहाँ पे करते हैं हम, जहां पे शेयर्ड होता है। ठीक है, नेटवर्क में पढ़ते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है लिख देंगे। देखो वट पूछा है, वट, वट को वट की तरह लिखो, कि एक एबिलिटी है एग्जीक्यूट करने की एक से ज्यादा। और यहाँ पे आपको ये शब्द जरूर दिखाना है, देखो जहां मल्टी प्रोसेसिंग आ गई ना, वर्ड, वहां पे ये शब्द जरूर दिखना चाहिए। अगर आपके पेपर में ये शब्द नहीं दिख रहा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग का सीधा ही मतलब इससे है टू और मोर से, दो या दो से ज्यादा सीपीयू। एक सीपीयू मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है। तो टू और मोर नहीं दिखा तुम्हारे आंसर में, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, सिंपल टर्म्स, ये चाहो ऐसे लिखो मत लिखो। अगर आपको लगे कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, तो मत लिखो, नहीं तो लगे कि पैरेलल की बात ऊपर नहीं हुई, आंसर में लाइन बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो। उसके बाद उसने सीधा सीधा पूछा है कि कैसे सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, तो इसने कहीं भी ये नहीं पूछा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखना आपको, ये ध्यान दें। आपको किसी भी क्वेश्चन में वही लिखना है जो आपसे पूछा गया है, टाइप्स नहीं लिखना है। अगर हाउ डज पूछा है तो सीधा उस पर कूद जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं लिखना है। ठीक है, फिर भी अगर आपके नोट्स में है तो आप इसको देख जरूर लें। ठीक है, ताकि किसी आगे क्वेश्चन में काम आ जाए। हाउ मल्टी प्रोसेसिंग वर्क्स, ये भी चाहें तो आप बस याद रखें कैसे वर्क करती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है ये, पर दूसरे किसी क्वेश्चन का हो सकता है जो आपके कहीं आ जाए, ये भी आप इसमें ना लिखें, यहां से लिखें सीधा कि कैसे ये सिस्टम परफॉर्मेंस को करता है। देखो अब ढूंढो वर्ड, मैंने बताया था ना आपको कि ये है ही नहीं कुछ भी, कुछ भी तो नहीं है ये। देखो, अब आप मल्टी प्रोसेसिंग क्यों ला रहे हो बताओ। एक सीपीयू की कॉस्ट थी 1,000 रुपए, अब आगे तुम्हारे पास 5, कॉस्ट होगी 5,000 रुपए। तो 1,000 के 5,000 किए हैं तो फायदे के लिए करोगे या नुकसान के लिए, तो सीधी बात है फायदे के लिए। तो फायदे के लिए करेंगे तो एफिशिएंसी, थ्रूपुट, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, रिलायबिलिटी, चीजें तो वही हैं। तो वो सारी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, तो मैं कहूंगा बढ़नी चाहिए। अगर कॉस्ट आपने बढ़ाई है और वे चीजें घट रही है, तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं।
तो भाई इसलिए ये चीज याद रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि परफॉर्मेंस के इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन है वो देख लो। जहां पे भी तुम्हें क्वेश्चन दिख जाए ना, ये तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है। जैसे मैं कहूं कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बालक ने कह दिया कि सीएस एकेडमी वाला मास्टर बढ़िया है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? उसका शेड्यूल बढ़िया है, उसका डिसिप्लिन बढ़िया है, रिलायबल आदमी है, पेपर के आखिरी दिन तक पढ़ा होगा, फ्लेक्सिबल है, मुश्किल आसान चीजें हम डिफ्रेंशिएशन कर दे है, क्लियर है, एम्बिग्यूअस नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस मेरी अच्छी क्यों है? क्योंकि मेरे कुछ फैक्टर्स अच्छे हैं। तो आपको फैक्टर पहचानने हैं, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, थ्रूपुट, ये यहाँ का है, ये डिपेंडेंट चीजें हैं। रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, थ्रूपुट, एफिशिएंसी, ये 4-5 चीजें तो याद रखनी है। क्योंकि क्वेश्चन अफेक्ट परफॉर्मेंस वाला या 3 का आएगा, 5 का। इस क्वेश्चन में तुमने काटना है और काट कर नंबर लेने हैं। स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। या इनका अगर कोई इनका भी लोड डाल रहा है ना अपने ऊपर, तो फिर वो बेवकूफ आदमी, वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होना डिजर्व नहीं करता। मेरे कहने का मतलब ये है। देखो थ्रूपुट है तो बढ़ेगी, सबने बेरा है। पैरेलल प्रोसेसिंग तय होएगी, एफिशिएंट भी होगा ही, रिस्पॉन्स टाइम भी सुधरेगा ही। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होती है कि 5 सीपीयू है, एक खराब भी हो गया, 2 खराब भी हो गए तो 2 चलते रहेंगे, तो वही फॉल्ट टॉलरेंस है। स्केलेबिलिटी तो बढ़ ही जाएगा। पढ़ने की जरूरत है क्या? बेवकूफ हो क्या? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? काटा है क्या? क्योंकि इसने अगर कोई नुकेगा ना कि यार मैंने वो क्वेश्चन नहीं याद करा, रिवीजन नहीं करा, हाउ अफेक्ट परफॉर्मेंस, तो मैंने कहूंगा कि यार तो फेल होती है पैदा होया है। क्योंकि ये क्वेश्चन है को नहीं याद करने का हर सब्जेक्ट में। इसलिए तो मैं कहूँ कि आखिरी 3 दिन में क्यों पास हो जाए, आखिरी 3 दिन में इसलिए पास हो जाए क्योंकि अप्रोच हुआ होनी चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी बात बताऊँ ना, ये मैं फिर बताऊंगा। क्यों कई जोटे के शरबी हों जैसे पिछले बैच में थे अपने, कि जिन तक कुछ बता लो उन्हीं की अप्रोच खराब रहनी। तो लठ मार मार के जो आखिरी 3-5 दिन प्रसाद देना है, वही नतीजा देना है कि बेटा तने डीलिंग कैसे करनी। ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन था, इसका एक भाग और देख लेते ताकि दोनों वहीं चेक कर लेंगे। सिनेरियो बता दिया इसने कि भाई मैंने एक साथ एक से ज्यादा चीजें करनी है तो मल्टी प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ लियो इसके बारे में। यो भी जैसे यूनी प्रोसेसर में किया था, मल्टी में किया था। बेच सकते इस आपके क्वेश्चन में ना लिखना, पर ये लिखने तो ये फायदा हो जाएगा कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे इसको। मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, हो सके कि इसमें डिफरेंस आ जाए 3 नंबर का। तो तुम्हें पता होना चाहिए हर एक की डेफिनेशन। ये चीजें लिखी जरूर हैं, बट ये आपको अपने इस आंसर में नहीं लिखनी। अपने आंसर में एक ये टेबल, एक वो 2 लाइन की डेफिनेशन बस। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्या है ये भी देखो। ऐसे क्वेश्चन में अगर डिफरेंशिएट करना है और इन दो के बीच में करना है, तो सीधी बात है कि दोनों को बराबर बराबर वैल्यू देनी है तुम्हें। ठीक है। और ये जरूर ध्यान दे लें, आप मान के चलें कि 2 नंबर इसके हैं, 2 नंबर इसके हैं, 0.5 और 0.5 एग्जाम्पल के हैं, ऐसा माने आप। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देंगे और एग्जाम्पल नहीं देंगे ना, तो नंबर पक्का कटेगा। मैं तो जरूर काटूंगा। दूसरे वेलवेटर का मुझे पता नहीं क्या पी के आया, क्या खा के आया, कैसे चेक कर रहा है, बट मैं तो काटूंगा। विद एग्जाम्पल लिख दिया तो मुझे तो एग्जाम्पल चाहिए कैसे ना कैसे। ठीक है। ऐसे आप सोच के चलो। थिंकिंग जो करनी है ना, अगर आप सीएस एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो थिंकिंग इस चीज पे करनी ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या लिखना है। वो तो अप्रोच मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दी। तुम्हें थिंकिंग इस चीज पे करनी कि किस में कितने शब्द लिखने हैं। भाई 2-2 ढाई, ढाई ढाई 5, 2-2 1, तुम्हें शब्द डिसाइड करने हैं बस। ये सिमेट्रिक क्या है, डेफिनेशन जरूर दें। जब भी डिफरेंशिएशन की बात आए तो पहली बात तो ऐसे रखें उसको। पर इसमें चलो ऐसे लिखा है तो आगे तुम्हें ऐसे भी मिलेगा। दोनों अप्रोच तुम्हारे पास है, तुम देख लो सुंदर कौन सी दिख रही है। कभी भी डिफरेंस लिखो, डेफिनेशन जरूर हो उसमें। ठीक है। की फीचर्स ये भी जरूर हो, मतलब कि मेन चीज उसकी जरूर दिखानी जरूरी है। और डेफिनेशन और फीचर, अगर डिफरेंस लिख रहे हो और 5 नंबर में 5 डिफरेंस लिख दिए और चौथा और पांचवा डेफिनेशन और एग्जाम्पल है, तो तुम फंसोगे। सबसे ऊपर लिखना है डिफरेंस में, सबसे पहली चीज डेफिनेशन या मेन पॉइंट होना चाहिए उस टेक्निक का। अगर उसको तुम 5वें नंबर पे दिखा रहे हो तो तुम मूर्खता कर रहे हो। किसने लिख दिया पहले पे इजी टू इम्प्लीमेंट, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, वो फंस जाएगा। वो पता चल जाएगा एग्जामिनर को ये काट रहा है तेरा। ये सीएस एकेडमी वाले ने बोला था कि ये काटना है ऐसे, वो ये काट ही रहा है। ठीक है।
खबर तो फैलती है मार्केट में। तो मैंने आज बोल दिया तो हो सकता है 8 के 8 हजार बच्चे अब ये टेक्निक अपना ले, इजी टू इम्प्लीमेंट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। तो गधों में भी घोड़ा कैसे बनना है वो भी अप्रोच अपने पास रखें। ठीक है, शेर और बिल्ली वाली कहानी आप सबने सुनी होगी। तो फीचर्स हैं, देखो ये बड़ा दिखना, ये एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल तो मस्ट है भाई, ऐसे क्वेश्चन में जरूर लिखना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज जो चाहे वो लिख सकते हैं, बट दो दो ढाई जितने थोड़े का उसके हिसाब से लिखना है। एसिमेट्रिक में क्या होता है, देखो ये पीयर टू पीयर की तरह होता है, इसमें सब बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिमेट्रिक नाम ही वैसा है, सिमेट्रिक मतलब सिमिलर बंदे, एसिमेट्रिक मतलब एक ज्यादा पावरफुल है, जैसे हम हैं आप और मैं टीचर, मैं मास्टर आप स्लेव। तो ये एसिमेट्रिक अप्रोच है। अगर मैं तुम्हारा ग्रुप बना दूं स्टूडेंट्स का, 10 बच्चों को एक साथ बैठा दूं कि पढ़ो पढ़ाओ, तो तुम एक लेवल के बंदे हो, तो वो तुम किस मॉडल को फॉलो कर रहे हो, सिमेट्रिक प्रोसेसिंग को, इक्विवेलेंट पावर है तुम्हारी। एसिमेट्रिक में इक्विवेलेंट नहीं होती, एक सिस्टम की हाई होती है दूसरे की लो होती है, ये है मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के इस पॉइंट को याद रखो, पूरा बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर देना है। तो ये है, देखो ये ऐसे लिखना था इसको, देखा जाए तो ये लिखना था, इसमें 5 नंबर मिल जाते। कैसे, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल बेशक से कहीं चला जाए, इशू नहीं है, क्योंकि देखो आप बताओ आपके पेपर में क्वेश्चन में एग्जाम्पल कहां पूछा गया है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, फिर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल बोला है तो एग्जाम्पल लास्ट में लिखना बड़ा सुंदर लगता है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप वो कर रहे हो, निष्कर्ष निकाल रहे हो इस क्वेश्चन का, है ना। तो विद एग्जाम्पल है लास्ट में क्वेश्चन के, तो एग्जाम्पल को पीछे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका वो क्वेश्चन कमजोर है, आपको लगता है कि इजी टू इम्प्लीमेंट और डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट के सिवा मेरे को कुछ याद नहीं है, तो फिर आप स्मार्टली खेलो, फिर डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल घुसा दो, क्योंकि कोशिश करो बंदे का ध्यान वहां खींचने का, ताकि नीचे वाले पे ध्यान ना दे, नंबर दे दे पूरे। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाड़ में जाए ये स्ट्रेटेजी कि लास्ट में क्या लिखना है पहले क्या लिखना है, वही ऊपर लिखो जो सही है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो मस्ट है, बट विद एग्जाम्पल की बात की है, एग्जाम्पल लास्ट में दिखा दिया गया है इस क्वेश्चन में, कारण इतना सा है क्योंकि पूछा उस फॉर्म में गया है। ठीक है, सीपीयू इक्वलिटी, यहाँ सारे इक्वल है, वहां एक मास्टर और बाकी स्लेव है। ओएस कंट्रोल, यहाँ सीपीयू सारे ओएस रन करता है, वहां पे कुछ और रन करता है। टास्क असाइनमेंट कैसे होती है, रिसोर्स शेयरिंग, कंप्लेक्सिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, एग्जाम्पल। तो ये सब याद नहीं करना है यार, दिमाग में एक अप्रोच रखनी है कि यहाँ मास्टर स्लेव, यहाँ सारे इक्वल। ठीक है, फिर मुश्किल क्या है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस क्या है भाई, 10 बालक थे, एक बालक बीमार हो गया, तो 9 पर डलना लग रहे हैं, फर्क पड़ा। पर अगर मैं और तुम हो, अगर मैं बीमार पड़ जा, तो फिर फॉल्ट टॉलरेंसेबल वहां नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिस पे डिपेंडेंसी ज्यादा है वो मर गया, मर गया का मतलब है बीमार हो गया भाई, तो दिक्कत है ना। तो फॉल्ट टॉलरेंस याद रखनी है, बिल्कुल नहीं रखनी। फॉल्ट टॉलरेंस तो एक पॉइंट है, मैं बताने लग रहा था रहता है कि जहां डिफरेंस की बात आ गई तो ये चीज नहीं पढ़ के जानी। थ्योरी के गिने चुने 3 4 क्वेश्चन आने थारे 15 में गए, बाकी तो न्यूमेरिकल कंसेप्ट एल्गोरिथम और प्रोग्राम आना है, इनकी भड़क क्यों ले रहे हो तुम। ये तो सब तो लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, इसमें तो पहला ये फीचर लिखना है और बाद में जो मन करे वो लिख दियो, सही तो यह बात है। ठीक है, डेफिनेशन याद है तो सब कुछ लिख दोगे, मैं तो लिख दूंगा, तुम लिखोगे अगर नहीं, वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मूर्खता पे डिपेंड करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, ये चीजें, जैसे अब कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे सबको डिसीजन लेने हैं, यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं डिसीजन ले रहा हूं, तो मुझे अकेले को लेना है, तो सिंपल सिस्टम है वो। क्यों सिंपल है, क्योंकि सब सुनेंगे, और मैं तुम 10 को बोल दूं कि तुम आपस में डिसीजन लो, तुम एग्री नहीं होगे, क्योंकि तू भी इक्वल पावरफुल, तू भी। और जब एक ग्रुप में सारे इक्वली पावरफुल होते हैं तो कोई किसी की नहीं सुनता है, सब अपने आप को लीडर समझते हैं। एक कह देगा दूसरा मानेगा ही नहीं, बोलेगा तू जा, तेरी क्यों सुनूं भाई मैं, और मैं बोलूंगा तो सुनेंगे। तो बात वही है कि यहाँ सिंपल इधर रहेगा या उधर, डेली लाइफ से रिलेट कर लो इन एग्जांपल्स को कि किस केस में क्या होना चाहिए, इजीली लिख दोगे डिफरेंस, मैं बता रहा हूँ। अप्रोच आपकी अगर ठीक होगी तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता, ये तो पीजीटी में 1711 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ तो तुम भूल ही जाओ कि आखिरी 3 दिन में तुम लगोगे कि नहीं, मैं बताऊंगा कैसे लगेंगे। तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद आपने मल्टी प्रोसेसिंग कहाँ लिखा है, यही लिखा है दीपाली। जी सर।
देख लूं एक बार कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ये वाला लिखा हुआ है सब। तो आपने लिखा है मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है मोर देन, क्या प्रोसेस मोर देन? वन प्रोसेसर। कहाँ लिखा है वन? सर स्किप हो गया लिखते। कट गया फिर ये तो। देखो, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैंने आपकी सीट देखी नहीं है पहले, मैंने तो उस आंसर को देखा है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ही मोर देन वन है बिल्कुल या सर। टू और मोर है। आपने लिख दिया। देखो, कॉन्फिडेंस में रहो पर इतना भी ना रहो कि असली चीज को भूल जाओ। आपने बोला है मीन्स मोर देन वन। वन तो मैं पढ़ रहा हूं, देखो मैं कितना बेवकूफ टीचर हूं, मैं मन में पढ़ रहा हूं मोर देन वन। आपने लिखा मोर देन, मैंने वन पढ़ लिया। ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता है। और मैंने वन मन में पढ़ा और आपके में दिखानी, तो इतनी इरिटेशन हो जाएगी कि यार ये लड़की तो बेवकूफ बना रही है, ये तो पक्का बेवकूफ बनाएगी आने वाले पूरे पेपर में। तो अगर इतना सिंपल सी बात को तुम स्किप कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पेपर पे ग्रेट इंपैक्ट पड़ सकता है नेगेटिव साइड में। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये गलती माफी के लायक नहीं है अगर आपने ऐसा लिखा है तो। क्योंकि मोर देन वन, मोर देन के साथ ये कीवर्ड जुड़ा है कि वन जी तो सर। अपने आप निकलता है, और जो बंदे की भाषा में निकल रहा है और वो दिख नहीं रहा, तो कितना बड़ा ब्लंडर हो गया सोचो। मेरी नजर में बिल्कुल। तो हो गया। तो मोर देन वन प्रोसेसर अगर आपने वही नहीं लिखा तो मुझे लग रहा है कि आप किसी की नकल मार रहे थे अगले पिछले की, और जल्दबाजी में आप वन लिखना भूल गए उसकी कॉपी से देखते टाइम। ठीक है, नहीं सर। मेरी नजर में ऐसी फील है। नहीं, आपने क्या किया वो मुझे मत बताइए, बट मैंने ऐसा सोचा कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे थे, आपने वन नहीं लिखा इसी चक्कर में। नहीं तो 100 में से 99.9 बच्चे ये लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपके यहाँ पे 2 नंबर काट दिए गुस्से में। मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है, मोर देन वन प्रोसेस, ठीक है। हेल्प करती है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। मल्टी प्रोसेसिंग इम्प्रूव मल्टीटास्किंग, इम्प्रूव रेस्पॉन्सिवनेस, थ्रूपुट, फॉल्ट टॉलरेंस। कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, वो डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते थे। यहाँ उसके फैक्टर्स, यहाँ वो ज्यादा अच्छा दिखता। परफॉर्मेंस अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, उनके फिर सर। वहां तो टेबल की फॉर्म में लिखते तो मार्क्स आपको ज्यादा मिलते ओके मेरी सर। नजर में। क्योंकि अगर मुझे 12-15 क्वेश्चन चेक पेपर चेक करने हैं ना लंच से पहले, तो फिर मैं वो चीज देखूंगा। क्योंकि ऐसे तो देश लिखेगा, आप मान के चलिए कि ऐसे देश लिखता है, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी पेपर से निकल के आए हैं। उतना साफ साफ और क्लियर लिखने से कौन बचेगा? वो बचेगा जिसकी नॉलेज में कमी होगी। क्योंकि बच्चे की इंटेंशन होती थी यूनिवर्सिटी पेपर में कि मैं ऐसा लिखूं कि अगला पढ़े ना, पास कर दे या मार्क्स दे दे। तो ऐसे लिखने का सीधा सीधा मतलब है कि आप ये चाह रहे हैं कि बंदा पढ़े ना। क्योंकि जब आपके पास अप्रोच है, तो क्यों नहीं आप उस अप्रोच को फॉलो कर रहे? कितना सुंदर लगता वो जब यहाँ फैक्टर्स लिखे होते और यहाँ उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती कि मल्टी प्रोसेसिंग में क्यों इनका बेनिफिट हो रहा है। मेरी नजर में तो होती। आप इस अप्रोच को फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है मैं भगवान हूं कि मैंने बोल दिया कि ये गलत है ना। क्या पता एक बंदे को यही अच्छा लगता हो, डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगा पर। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग इम्पैक्ट करती है। आपने ये लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर मैंने 1 नंबर काटा था, 1 नंबर मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन का काट दिया, एक ऊपर से काट दिया क्योंकि आपने पैरेलल लिखा था उसका 1 नंबर दे रहा हूँ। तो मैं टोटल आपको 3 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे अगर बढ़ते हैं, तो आपने बोला है सिमेट्रिक और इसमें डिफरेंस। ठीक है, तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में डिफरेंस आपने बोला है। यहाँ पे फीचर्स नहीं दिख रहे आपके मुझे। अब मैं समझ नहीं पा रहा, आपने खिचड़ी यहाँ भी वैसे ही पका दी या लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए। नहीं लिखे सर। तो यहाँ भी वही खिचड़ी पक गई। लिख देते तो अच्छा होता। क्यों बच रहे हो आप उनसे, ये बताइए पहले। नहीं और सर, ये नेक्स्ट ऐसे टाइम पक्का लिखूंगी। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक चलता है तो चलते रहने देना। ये बार बार क्यों लिख रहे हो, बीच में क्यों लिख रहे हो आप? सर नेक्स्ट पेज अगर पे आया था मैं इसलिए लिख रहा था नहीं, सर। नेक्स्ट पे रहने दो, कोई बात नहीं। ओके उतना सर। भी नहीं दिक्कत है। तो आपने 5 लिख दिया और आपने डायग्राम बना के समझा भी दिया, बात आपने सुंदर की है। पर ये क्यों नहीं लिखा आपने लेफ्ट वाला, उसमें क्या बुराई है? नहीं वो सर, दिखने नेक्स्ट से टाइम से सच लिखूंगी। में 4 चांद लिखते हैं। सर नेक्स्ट टेस्ट में पक्का लिखूंगी सर आगे ठीक है, से। कोई बात नहीं। आपने नहीं लिखा है, फिर भी पॉइंट आपके 5-6 और डायग्राम भी बनाया है, तो मात्र मैं आपका आधा नंबर काट रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आपने थोड़ा सा मुझे नाराज किया है, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था। वैसे मैं नंबर नहीं काटूंगा आपके, 5 दूंगा इसमें पूरे, बट अभी के लिए काट रहा हूँ ताकि आप अगले में दिखाएं मुझे। मैं देखूंगा अगली कॉपी में आपको करते हैं कि नहीं। जहां जी जहां सर। नंबर कटे हैं, अगर कटे हुए नंबर पे अगले पेपर में काम करेंगे, तो वहां आपके मैं जहां 9 डिजर्व करोगे वहां 9.5 भी दे दूंगा।
पर मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे आप लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपने कौन सा लिखा है, कहाँ से सर लिखा है? मेमोरी हायरार्की। ये लिखा है। जी सर। मार्क्स जोड़ रहे हो आप साथ साथ? जी सर। ठीक है, ये है आपका मेमोरी हायरार्की। तो एक बार देख ले मेमोरी हायरार्की में क्या लिखना था। टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि देखो इस सेशन का मतलब ये है ही नहीं कि हम यहाँ चीजें। डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा आपने? नो सर। चलो कोई बात नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जब आप सिलेबस आपका देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का मेंशन है आपके सिलेबस में। तो वैसे तो ये वेरी 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 लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजर में, बट फिर भी थोड़ा कीवर्ड याद रख लेना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, डिफरेंट कैसे होता है? देखो सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, क्लाइंट सर्वर, सर्वर बीच में है, सब लोग रिक्वेस्ट उसी से करेंगे, रेस्पॉन्स वहीं से जाएगा, क्लाइंट सर्वर। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है कि हर सिस्टम की सेम कैपेसिटी, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, आप अपने घर से करो, फतेहाबाद से करो, सोनीपत से करो, दिल्ली से करो, गन्नौर से करो, गोहाना से करो, कहीं से बैठ के करो। अगर दीपाली को नंबर ऑफ टिकट 5 अवेलेबल शो हो रही है तो मुझे भी 5 होंगी। मेरी बुक हो गई तो दीपाली को ऑटोमेटिक 4 शो होंगी। तो ऐसा सिस्टम जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हो, अलग अलग जगह पे लिखा हो, रखा हो, पर उसकी फंक्शनिंग एक दिखे, फंक्शनिंग ऐसी दिखे कि जैसे कि इसका काम एक ही जगह से हो रहा है, इस तरह से फैला हुआ सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है। ठीक है, कि फंक्शन एक ही है बट सिस्टम फैले हुए हैं, ऐसा। सबकी इक्विवेलेंट पावर है, जितना रिजर्वेशन काउंटर का फतेहाबाद का पीसी है इंपॉर्टेंट, उतना ही सोनीपत वाला भी है, सेम है दोनों, कहने का मतलब ये है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वही होता है जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, ये फतेहाबाद में रखा है, सोनीपत में, जब सबके सब एज ए सिंगल फील हो, वहां भी 5 टिकट है, यहाँ भी 5 है। की फीचर बता देना, ठीक है, एग्जाम्पल बता देना, और सेंट्रलाइज क्या है वो भी बता देना, जिसमें वीकनेस यही होती है कि वो फेल तो सब फेल। सेंट्रलाइज तो आप बहुत पढ़ते हैं, जो आपका विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब वही इस कैटेगरी में आता है। और ये भी आप पढ़ लेना, इसमें डिफरेंस बिटवीन। और मेरा मानना है कि आप ये भी देख लेना, फायदे नुकसान की बातें, कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है, ठीक है। और कुछ टर्म्स इसकी देख लेना, समरी, मतलब किसमें क्या होता है वो भी। कहने का मतलब ये है कि मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये सारा समरी है, रिवीजन की पॉइंट ये है। तो आपको इसमें एक काम करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का ये जो मैंने समझा दिया है, ये आप देख भी सकते हैं। ये देख इसलिए लेना क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, यहां दे दिया है, तो आप इन आंसर को यहां से की पॉइंट्स देख लेना। आर्किटेक्चर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड का, एक क्लाइंट सर्वर जैसा, एक पीयर टू पीयर है उसमें। तो ये भी आपको देखना है कि क्या करना है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी क्लाइंट सर्वर होता है क्या, ठीक है। और अगर क्लाइंट सर्वर होता है तो किस टाइप का होता है, और क्या पीयर टू पीयर यहां भी होता है क्या, और क्या इसके क्लाइंट सर्वर में और सेंट्रलाइज्ड ओएस जो है उसके क्लाइंट सर्वर में क्या फर्क है, क्या वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एनओएस क्या होता है, डीओएस क्या होता है, ठीक है। क्या एनओएस जो है सेंट्रलाइज्ड है, क्या डीओएस सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं तो जरूर, बट आप समझ लेना कहाँ पे क्या पूछा है। आर्किटेक्चर पूछा है तो ओवरव्यू, मतलब की पॉइंट्स उसके, की फीचर्स, कि कौन कौन इसमें होते हैं, कौन क्या करता है, कैसे वर्क करता है, आर्किटेक्चर में ये सब आता है। देखो आर्किटेक्चर में सब आता है, पहले देना है क्या क्या यूज होगा इसमें, फिर देना वो कैसे यूज हो रहा है, और लास्ट में कंक्लूड करना होता है, ठीक है। डायग्राम देना है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्वर को जा रही है, रेस्पॉन्स सर्वर से क्लाइंट को आ रहा है, एग्जांपल्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, ये आर्किटेक्चर में नहीं लिखने, ये एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज और ये एग्जाम्पल तक तो ठीक है, अगर चाहो तो इंप्रेशन दे सकते हो, नहीं तो मत लिखो। एग्जाम्पल मत लिखो, एडवांटेज मत लिखो, डिसएडवांटेज मत लिखो, किसमें, आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में डायग्राम जरूर दिखे, पहली बात, कैसे वर्क करता है वो जरूर दिखे, इनिशिएशन कहां से होती है वो जरूर दिखे, मेन बंदे कौन है, रिस्पॉन्सिबल बंदे कौन है, कंपोनेंट कौन है उस क्वेश्चन में, वो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। जैसे इसने लिख दिया है कि एक बंदा क्लाइंट एक सर्वर है, तो आर्किटेक्चर में ये मत लिखें कभी भी, ये ध्यान रखें। ये यहाँ पे है तो ये बस उस क्वेश्चन के लिए जो आपके पेपर में आ सकता है, इसको भूल के भी ना लिखें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी जो पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ पढ़ने से भी आप फेल हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो नहीं सुनी तो, ठीक है। पीयर टू पीयर मॉडल में ये की पॉइंट लिख दें, इनिशिएशन कहाँ से होती है, कैसे वर्क करता है, डायग्राम, ये जितना इंपॉर्टेंट है सारे उतने इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ एग्जांपल, एडवांटेज ये ना लिखें, फिर मैं बोल रहा हूँ,
ये वहीं लिखें जहां इनकी जरूरत हो। क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में डिफरेंस आ गया तो देखो वही पढ़ोगे, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, एग्जांपल, है ना, तीन चीजें मैचिंग। कुछ चीजें मैचिंग हर में होंगी। कंट्रोल रोल हो सकता है यहाँ परिभाषा उस टाइप की हो। तो हर एक के की पॉइंट आपको, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन है कुछ भी, तो अगर 10 की पॉइंट मैंने बता दिए तो 8 सब में सिमिलर होंगे, एक दो तीन ही अलग होते हैं जो हर क्वेश्चन के लेवल पे या क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करते हैं। वो आप प्रैक्टिस से सीख ही जाएंगे। ठीक है, समरी ये सब नहीं लिखना है, ये बस आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको देख के चीजों को समझ लें। ठीक है, ये लिखना नहीं है वहां पे, समरी नहीं लिख के आनी है आपको पेपर में, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, डिस्कस द मेमोरी हायरार्की और इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। तो हायरार्की क्या है सबको पता है, मैंने समझा रखा है। वीडियो ओएस की जो रिवीजन वीडियो में सबसे पहला यही समझाया, काओ की जो मैंने वीडियोज बनाई है सबसे पहली वीडियो में यही बताया कि सीपीयू जो होता है, इसकी सबसे नियरेस्ट मेमोरी रजिस्टर होती है जो इन ऑन चिप होती है, एक कैश मेमोरी होती है, और उसके बाद आपकी रैम होती है और आपकी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, कैश मेमोरी यहाँ बीच में लिखते हैं, रजिस्टर इसका ऑन चिप मेमोरी में बोलते हैं। और उसके बाद हम ये बोलते हैं कि डेटा यहाँ मौजूद है तो यहाँ से यहाँ रजिस्टर में रिक्वेस्ट जाती है, रजिस्टर से कैश में जाती है, कैश से रैम में जाती है, रैम से हार्ड डिस्क में, और डेटा भी ऐसे ही आता है। फिर इन वर्स्ट केस क्या होता है, दूसरी रिक्वेस्ट भी वहां से लानी पड़ सकती है। नहीं तो फायदा ये है कि जो डेटा एक बार आ गया उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, तो हो सकता है दूसरी टाइम सेम अगर एक्सेस करना पड़ जाए तो हो सकता है वो रजिस्टर में ही मिल जाए, तो फास्ट हो जाता है उससे सिस्टम। अब ये मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा ये, क्योंकि मैं वीडियो में समझा चुका हूँ, इसको बिल्कुल नहीं समझा सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वो एजेंडा है ही नहीं। ठीक है, तो मेमोरी हायरार्की क्या है आपको बता देना है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि इन फैक्टर्स पे काम करेगी। ठीक है, जितना सीपीयू के पास होंगे उतना फास्ट होगा, कहने का मतलब ये है। मेमोरी हायरार्की के लेवल इसने बता दिए हैं, लेवल, टाइप, स्पीड, कॉस्ट, ये अगर पूछा जाए तो ही लिखना है। पेपर में क्या पूछा गया है, मेमोरी हायरार्की क्या है और इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस क्या है। तो मेमोरी हायरार्की और ये पूछा है, तो मेमोरी हायरार्की आप लिख देना, एक तरीके से प्रोसेस लिखना है मेमोरी हायरार्की का, ये बताना है कि ये कैसे इंपैक्ट करती है सिस्टम परफॉर्मेंस को। इसको अगर आप जोड़ के पढ़ेंगे तो मेमोरी हायरार्की में पहले वो कंपोनेंट दिखाओ जो जो आते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा थोड़ा लिख के वर्किंग जरूर बताओ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन या डिस्कस है तो उसकी वर्किंग अगर आप मिस कर रहे हो ना, तो सीक्वेंस मिस कर रहे हो आप क्वेश्चन की। आप समझाओ उसको, फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, सेकंड पे क्या, पहले सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करता है, रजिस्टर को जाती है, रजिस्टर से कैश में सर्च होता है, कैश से मेन में सर्च होता है, मेन से हार्ड डिस्क में होता है, हार्ड डिस्क में हिट रेशियो 100% होता है, वहां से डेटा रैम में आता है, रैम से डेटा कैश में आता है, कैश से डेटा रजिस्टर में आता है। सेम डेटा अगर फिर से एक्सेस होता है तो फास्ट एक्सेस हो जाती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेमोरी हायरार्की, पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको दिखाना है। ठीक है, अगर बात करें क्या ये लिखने हैं लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की, उससे पहले पूरा देख लो, डायग्राम जरूरी है, ये जरूर बनाना है, डायग्राम आपके क्वेश्चन में जरूर बनाना है आपको, ये ध्यान रखें। ठीक है, वाई यूज मेमोरी हायरार्की, देखो ये लिखना है जरूर। उस डिफरेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की करनी क्यों पड़ी, तो ये चीज लिखेंगे। उसके बाद यहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा। इम्पैक्ट ये पूछा है ना उसमें 3 नंबर में, फास्टर एक्सेस हो रही है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रही है, थ्रूपुट बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल ये मत लिखना, एग्जाम्पल बेशक मत लिखना इम्पैक्ट परफॉर्मेंस के बाद। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो पहले ही लिख दो, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस आपने लिख दिया तो बंदे के दिमाग में क्लियर है कि इसने आंसर दे दिया है, अब वो एग्जाम्पल नहीं ढूंढ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो खत्म हो गया है। अगर उसके बाद आप एग्जाम्पल डाल रहे हो तो इरिटेशन कर रहे हो, इससे अच्छा है मेमोरी हायरार्की के साथ ही जोड़ दो एग्जाम्पल अगर चाहते हो तो। ठीक है, और उसके बाद समरी टेबल, ये फिर से वही है जो बीच में आया था। तो मेमोरी हायरार्की में बस आपको यही दिखाना है कि क्या क्या कंपोनेंट है, क्यों वो स्लो है या फास्ट है। मेमोरी हायरार्की देखो इसमें आपको आंसर क्या करना है, इसमें ये सब तो आपको लिखना ही है, नीचे वाला कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, इस क्वेश्चन में ये लिखना है कि मेमोरी हायरार्की अगर पूछा गया है तो इसमें आपको ये दिखाना है कि विदाउट और विद, इसमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। विद मेमोरी हायरार्की क्या हो रहा है, विदाउट मेमोरी हायरार्की क्या हो रहा है। अगर आप कहानी की तरह पेश करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस को कि देखो अगर हम मेमोरी हायरार्की यूज नहीं करते और हम अगर सीपीयू से डायरेक्ट जोड़ देते लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 को, ऐसा ना करते इस तरह का,
देखो मेमोरी हायरार्की यही है, हायरार्की यही है, इससे इसमें आए, ये हायरार्की नहीं है, ये लेवल वाइज मेमोरी अरेंज की गई है। तो ये विदाउट है, ये विद है। पहले इसके ड्रॉबैक बता दो, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की, कि नीड क्या है। और फिर इससे दिखा दो कि कैसे हमने परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है, और फिर कौन से फैक्टर हैं जो इंप्रूव हुए हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि डिस्कस मेमोरी हायरार्की। नीड बोला नहीं गया है, बट बाय डिफॉल्ट नीड है इसमें, क्योंकि मेमोरी हायरार्की क्या है, नीड ही तो है ना। तो तुम्हें विद और विदाउट का डिफरेंस क्लियर करना है, और उसके तुरंत बाद तुम्हें आ जाना है परफॉर्मेंस किस किस फैक्टर पे काम हुआ है, जो कि इसमें पूछा भी गया है। अगर आप इतना सुंदर लिखोगे, 2 नंबर विदाउट के हैं, 5 नंबर विद के हैं, और 3 आपके इसके हैं, तो आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा बंदा। ठीक है। स्टोरी, जब जब ऐसी बात हो जाए तो स्टोरी बननी है, मतलब कि जुबान देनी है आपको आपके आंसर को। मैं फिर बोल रहा हूं ये वर्ड, कि आपका क्वेश्चन बोलना चाहिए कि वो चाहता क्या है, उसको पढ़ने मात्र से क्लियर हो जाए कि आपने क्या लिखा है। ये मीनिंग है बस इसका। ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि अगला क्या है। ये सब मैं बता रहा हूं क्या लिखना है क्या नहीं, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है मेमोरी हायरार्की, देख लेते हैं एक बार। जी सर। मेमोरी हायरार्की वाला देख लेते हैं, 1 सेकेंड। जी। तो मेमोरी हायरार्की में आपने लिखा है कि डिस्कस बोला है ना उसने, मीन्स ये क्या किया आपने, ये क्यों लगाया बीच में, मेमोरी हायरार्की मीन्स कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको देखने में। जी सर। मीन्स लिख दिया तो क्या एरो लगाने की जरूरत थी, नहीं सर। क्या ये इरिटेशन नहीं है। जी सर। मीन्स ऐसे कभी नहीं स्टार्ट हो सकता, क्वेश्चन का आंसर मीन्स से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आप इसको ऐसे लिख देते मेमोरी हायरार्की इट मीन्स, तो फिर तो ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप व्हाट्सएप वाले बच्चे हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक करके और आंसर लिख रहे हो, क्योंकि दिख रहा है आंसर से। नहीं तो फिर ये क्यों लगाना था एरो, फिर इसको मीन्स से रहने देना। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर। जी। क्योंकि यहाँ मैं खड़ा हूं तो मेरा काम अप्रोच पे काम करने का है, न कि आंसर पे, क्योंकि आंसर मैं दे चुका हूं। ऐसा आप कर रहे हो तो इरिटेशन डाल रहे हो, और इरिटेशन डाल दी इसका मतलब क्या है कि काटेगा नंबर। मैं तो ऐसा नहीं है कि सोच के आऊं, आपने ही दिखाया है मेरे को, जो दिखाया है, जो मोटा मोटा मुझे दिख रहा है ना, मेरी नजर क्या सब पॉइंट पे जा रही है, नहीं जा रही, वैसे ही चेक भी होता है। पर आप दिखा रहे हो मुझे चीजें, काटने के लिए मजबूर कर रहे हो। ठीक है। तो मीन्स हायरार्की ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी बेस्ड ऑन देयर स्पीड साइज एंड मेजर्स टू सीपीयू विच इज शोन बिलो। ठीक है, कोई बात नहीं, शोन बिलो जब भी हो तो 2 डॉट ऐसे लगा दो वैसे। स्पीड है, साइज है। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जैसे एरो लगाया ना, तो टॉप टू बॉटम कौन सा है, बॉटम टू टॉप कौन सा है, टॉप में कौन है, बॉटम में कौन है, कौन है बॉटम में और कौन है टॉप में। क्या ये दस। टॉप है, ये जी बॉटम है। सर। जी सर। तो आप इसमें ये दिखा सकते हो कि ये टॉप है, ठीक है, और ये बॉटम है। वो साफ साफ पिक्चर आनी चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम देखो। अब क्या आपको एरो के साथ बोलने की जरूरत है टॉप टू बॉटम, नहीं है जरूरत। टॉप टू बॉटम साइज, इसका मतलब है डिक्रीज, इसका मतलब है इंक्रीज। बॉटम टू टॉप एरो बता देगा पोजीशन, वो बता देगा बॉटम टू टॉप स्पीड इंक्रीज, टॉप टू बॉटम साइज। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हो ना अपने पेपर में, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। आप खुद देखो, आप खुद ये देखो कि मैं हटा रहा हूं, जैसे मान लीजिए क्लीन कर दिया, अब कैसा दिख रहा है आपको। क्लियर सर। ठीक है। और जैसे मैंने वो लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉप और बॉटम, अब बताओ कैसा लग रहा है आपको। सर क्लैरिफिकेशन ज्यादा हो रही है। क्योंकि ऐसा मात्र लिखने से ना तुम सोचने में मजबूर कर रहे हो। और देखो अब बात क्या है, पेपर में यही क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। इवियो मैंने बता दिया, इब्नु समझ लो थारे सबके नंबर गए, काम था, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने गलती कर दी, मन ने उस पर फोकस कर दिया। ये फोकस ये हो गया कि जितने बालक सुनाए गए इस क्वेश्चन में लिखा गया था वे जरूर लिखा है टॉप टू बॉटम। तो ई बूढ़ा कंपटीशन यो बढ़ गया कि ई बूढ़ ने कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा अगर टॉप करना है तो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो शेर और बिल्ली वाली कहानी यहाँ चल रही है ना,
वो आखिर में फिर शेर पैदा कैसे किए जाएंगे या बिल्लियां पैदा कैसे की जाएंगी वो हम देखेंगे। बट आप खुद देखो कि आपका आंसर सुंदर दिख रहा है कि नहीं। और ये चीज बाय डिफॉल्ट में सच बताऊं आपको, भगवान कसम खा के, माँ कसम खा लेते हैं, चलो भगवान को तो लोग सोचते हैं पता नहीं झूठी खा ले, कि ये चीजें मेरे को, मैं खुद पेपर लिखता ना, शायद मैं नहीं लिख के आता, क्योंकि उस टाइम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। पर अगर मैं बोर्ड पे खड़ा हूं ना, तो मेरे अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अब मुझे ना चाहते हुए भी आपके पेपर में गलतियां ढूंढनी है। अगर मैं नहीं ढूंढूंगा तो मेरे को कौन पूछेगा फिर। और क्या आपको ये लगता है मैं पढ़ के आया हूं? नहीं पढ़ के आया हूं, बस मैं देख के। और ऊपर वाला माइंड इतना एक्टिवेट कर देता है इस टाइम पे, कि जैसे ज्योत वाले का होता है ना, कई गांव में आप देखते हो कि झाड़ा लगवाने आते हैं लोग, पेट में दर्द हो, डॉक्टर ठीक नहीं कराया, झाड़े वाला ठीक कर देगा। तो ये वही काम है कि जैसे मैं बोर्ड पे खड़ा हूं तो मुझे लगता है मैं ज्योत पे बैठा हूँ, और ज्योत पे बैठा हूं तो मेरे को गलतियां दिख रही है, ऐसी फील मुझे आती है। तो सर ये अगर कभी कभी कंपटीशन आप बढ़वा रहे हो अपना, क्योंकि ये चीजें अगर आपने लिखी होती ना, मैं इसका जिक्र नहीं करता, और जिक्र नहीं करता तो भूल जाते लोग। पर जिस पे हाईलाइट होगी चीज, अब वो जरूर करेंगे। तो ये बात है, बस बताइए। इसलिए टेस्ट देने का फायदा भी है कि आप भी नहीं भूलेंगे अब तो इस चीज को, वैसे भूल जाते। हो सकता है टॉप टू बॉटम आज लिख देते, और हो सकता है फाइनल में ना लिखते, पर अब जरूर लिखोगे। ये फायदा होता है इन सेशंस का। इसलिए मैं बोलता हूँ बोल बोल के पढ़ो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद से प्रेजेंटेशंस दो। मैं क्लास में टॉपिक का देने का चांस दे रहा हूँ, दो, मैं गलतियां बताऊंगा। पर बच्चे इसको समझते हैं कि यार पैसे तो यो ले रहा है फीस तो ही नहीं ले ली, 12 रुपये देगा, हम क्यों पढ़ा वही। पर वो उसका मीनिंग वो नहीं है, ठीक है, उसका कुछ और पर्पज है। समझने वाले समझ जाते हैं। ठीक है, हो सके कि तुम भी जोत पे बैठ जाओ उस टाइम। बताओ क्या बोल रहे हो। सर ऐसे सेशन से तो सर आज मेरी एनालिसिस हुई है तो मुझे बहुत मिस्टेक्स अपनी पता चली हैं। नंबर से टेस्ट चेक करके इतना नहीं पता चलता, इतना एनालिसिस से पता चल रहा है सर। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, और अच्छी कॉपी को साइड में रख के चलेंगे तो हो सकता है आप गलती ना करें, क्योंकि देखो बोल नहीं रहा ये, मुझे नहीं लगता है पिक्चर बोल रही है। ये पिक्चर बोल नहीं रही तो इसका मतलब नंबर कटने वाले हैं। ठीक है। तो रजिस्टर है, ये नहीं पढ़ेगा कोई भी। ये अब जो आपने राम महाभारत लिख दी ना, इसको कोई नहीं पढ़ेगा, कोई भाव नहीं देगा इसको, किसी के पास टाइम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। रजिस्टर में क्या है, कैश में क्या है, ये मेरे लिए यूजलेस है। सेकेंडरी में क्या है, और है तो फिर ये लिखते ना यार, है तो ये लिखते, और है तो इसके आगे एक और कॉलम बनाते फिर। अब आप ये बताओ कि अगर आप इसको ऐसे बना देते, जो भी है आपका, सर तो नेक्स्ट टाइम इसको, से पक्का इसमें फिर आपने गलती वही की है, बार बार वही बोलना पड़ रहा है। क्यों आपकी वो चीजें नहीं दिख रही यहाँ पे जो दिखनी चाहिए? सर कितना मैंने मुश्किल है कभी उनको बताना। सर नेक्स्ट टाइम से बनाऊंगी। मुझे ठीक है। इस अप्रोच में मैंने काम नहीं और किया ये सर। बताओ कि फिर जब ये लिख ही दिया है, तो फिर आपने ये राम महाभारत क्यों लिख दी? 2 बार आंसर लिख दिया आपने 10 नंबर में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये चीज है। इम्पैक्ट ठीक है, बट यहाँ आपका मुझे ये नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए। मेमोरी हायरार्की ये है ही नहीं जो आप लिख रहे हो। ये मेमोरी हायरार्की का असली आंसर है ही नहीं। ये डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरी को डिफाइन कर दिया आपने एक तरीके से, डिफरेंशिएट वेरियस लेवल्स ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी हायरार्की है ही नहीं जो आपने लिखी है, क्योंकि इसमें मुझे वो आंसर मिल ही नहीं रहा जो मुझे चाहिए। मेरा आंसर होना चाहिए नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की क्या है, व्हाट इज द नीड? बट आपने लिख दिया डिफरेंशिएशन। मुझे नहीं लगता कि ये आंसर उतने मार्क्स आपको देगा। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि स्मार्ट आंसर भी और स्मार्ट किए जा सकते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन जरूरी होता है हर क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है। तो अगली बार आपको क्या करना है, क्वेश्चन आए तो विदाउट और विद जरूर लिखना है। समझ आ रही है जो मैं बात बोल रहा हूँ? जी सर बिल्कुल। कि जब मेमोरी हायरार्की नहीं है तो क्या है, और उसको नाम देना। उसको देखो नाम ऐसा देना कि ऐसी वाली जो मेमोरी दो ना तुम, सीपीयू और लेवल्स, ऐसी वाली दो ना, ये होती है साइमल्टेनियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सीपीयू वाली होती है, ऐसी वाली, ये होती है आपकी फिर आ रही। हायरार्किकल। ठीक है। और इसमें भी ऐसे देना कि हार्ड डिस्क बड़ी दिखे, रैम छोटी दिखे, कैश उससे छोटी दिखे। ये दिखना भी चाहिए लेवल्स से। ऐसा नहीं कि तुम सारे बक्से इक्वल बना दो, वो भी गलत बात है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी कि सर। जो आपने मेमोरी हायरार्की साइज ऐसे बताया है, वो इसको बढ़ाते हुए बनाओ फिर। ये बड़ा है, ये और बड़ा है, वो उससे और बड़ा है, दिखना चाहिए तुम्हारी पिक्चर से। क्योंकि अगर तुम्हारे डायग्राम में वो चीज नहीं दिखी ना, मार्क्स कटेंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इसलिए तुम सुधार करो, नहीं करोगे तो फंसोगे। सारे क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ जितने क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने ना, सारे यहाँ डिस्कस हो जाएंगे। अगर फिर भी गलती कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो फिर। मैं बोल रहा हूँ कि जिसने मेरे को 8,000 दे दिए, तब मैंने खरीद लो, तब मेरा खून चूस लो।
पहली बात, मैं चूसने का मौका ही ना दूं, मैं सारी चीज आगे तो बता दूंगा। पर फिर भी जिसने खून पीने की आदत है, तो अपने घर वाले का मत पियो। कई बार होया घर में, कई आदमी जेंट्स मेरे हस्बैंड फोन करें कि जी आप इसने कौन सी पाठशाला में पढ़ा हो, या तो घर में किसी ने भावा नहीं दे रही, सब तो बदतमीजी से बात करे। तो ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। ऐसा भी ना करें, उससे आप अपने टीचर की भी बेइज्जत कराते हैं फिर, कि भाई कैसा टीचर है, संस्कार नहीं जो दे पाया। तो मेमोरी हायरार्की बात की है आपने, बोला है ड्यू टू दिस। ये देखो, ये चाहिए ही नहीं मुझे। मुझे परफॉर्मेंस की जहां बात आ जाए, मुझे टेबल चाहिए जहां यहाँ की पॉइंट लिखे हो वहां आंसर लिखे हो बस। ये ऐसा लिखने वाली चीज, बेशक से आपने स्पीड अप को अंडरलाइन किया है, मैंने मान ली आपकी बात, पर नहीं उतना असर डालती हैं ये चीजें। इस तरह से लाइन में लिखी गई चीजें कभी असर नहीं डालती, अगर लगातार लिखी गई हो तो। डायग्राम हो बीच में एक आध, उसको एक्सप्लेन किया गया हो तो बात अलग है। तो आपने लिखा सब कुछ है, नॉलेज आपको पूरी है, पर रिप्रेजेंटेशन में सुधार करो, ठीक है। यही परफॉर्मेंस आपकी मेरे नोट्स की तरह होती, जैसे मैंने वहां लिखे हैं, तो मैं आपके फुल मार्क्स देता। बट अब मैं काट दे रहा हूं आपके मार्क्स, रीजन बीइंग कि मेमोरी हायरार्की में आपने वो नहीं लिखा जो मुझे चाहिए था, तो 7 में से 3 वहां दे रहा हूं मैं आपके। और परफॉर्मेंस में आपने जरूर लिखी हैं चीजें, पर मैं यहाँ भी आपका 1 नंबर काट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था ये, ठीक है। तो आपकी इसमें है 3 + 2 = 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्योंकि आपने लिखा जरूर है, बट मेरी आंखें जो ढूंढना चाह रही हैं वो आपने नहीं लिखा है। तो ये आपने किया है वर्चुअल मेमोरी वाला क्वेश्चन। जी सर। वर्चुअल मेमोरी क्या है, एडवांटेज बताना है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जब रैम का साइज छोटा हो, प्रोग्राम का बड़ा हो, अपने से बड़े प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हो तो डिमांड पेजिंग यूज होती है। छोटे छोटे पेज आते हैं वहां पे, पूरा मैंने ढंग से वीडियोज में पढ़ा रखा है, यहाँ नहीं बताऊंगा। एडवांटेज वही है कि बड़े बड़े प्रोग्राम भी छोटी छोटी रैम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन देनी है, ठीक है। हाउ इट वर्क्स चाहो तो बता दो, ना तो मत बताओ, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी पूछा है 2 नंबर में। वर्चुअल मेमोरी दो, एग्जांपल दो। सपोज रैम साइज 4 KB, प्रोग्राम साइज 8 KB, नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, दैट्स वाई नीड ऑफ वर्चुअल मेमोरी, बस। एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल, व्हाट की परिभाषा पूरी हुई। एडवांटेज पे जाओ फिर सीधे, हाउ इट वर्क्स मत लिखो, ये मत लिखो, ठीक है। एडवांटेज पे आओ फिर सीधा। देखो इसने कितना सुंदर लिखा है, इसने एडवांटेज भी ऐसे लिखे हैं। तो आप सोचिएगा कि अगर वो ये पढ़ेगा तो क्या ये पढ़ेगा? आप अपने दिल से बताओ, आप इवेलुएटर बनोगे मान लो कल को, तो आपने ये पढ़ लिए तो क्या और ये क्या है? ये तो हथियार है मेरा, ये तो मैं पढ़ के गया हूं, ये तो सर ने बता दिए हैं 10 पॉइंट, उनमें से 8 तो यहाँ ट्रू होंगे ही होंगे, मैक्सिमम चीजें वही होती हैं। तो आप ये चीज सोच के चलें, ये चीज सोच के चलें कि कभी भी, हेलो, ओके, तो आप हमेशा ये चीज सोच के चलें कि एडवांटेज हो, डिफरेंस हो, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस हो, इस अप्रोच को फॉलो कर ले। अगर ये अप्रोच रहेगी ना, तो 15 में से 12 में से 3 क्वेश्चन थ्योरी के लिखने हैं, वो ऐसे ही लिखने हैं। बाकी न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम कैसे लिखना है, उनकी बातें हम करने वाले हैं बहुत जल्द। क्यों आप इस अप्रोच से बच रहे हो, क्यों आप ऐसे कर रहे हो? मुझे वो अप्रोच खराब लगती है। कारण कि दिखनी ही ये चीजें चाहिए। ये दिख गई, मैं बोल रहा हूं गारंटी के साथ, गलत लिख देना नंबर मिल जाएंगे, ये दिखने चाहिए बस, ठीक है। भाई मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मेमोरी से रिलेटेड ही पॉइंट होंगे, सीधी सीधी बात है। 6 लिखने ही नहीं, 3 का एडवांटेज है, तो 6 में से 3 याद रखने क्या रह नहीं जाएंगे, लास्ट तक बिल्कुल रह जाएंगे। की पॉइंट्स में ये लिखो कि मुझे किस क्वेश्चन में क्या देना है, ठीक है, ऐसा। तो अब अगर आगे हम बढ़े, तो मैं देख लेता हूं कि दीपाली ने क्या लिखा है। तो ये है क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो मेन मेमोरी है यहाँ पे, रजिस्टर्स है, ये तो वही क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है क्या? इसके ऊपर है सर। ये वाला है, जी सर। ठीक है। तो 2 नंबर में वर्चुअल मेमोरी लिखना है, मैं देख लेता हूं। मैं चाहता हूं इसमें डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। एग्जांपल कैसा? कि जैसे रैम इतने की, प्रोग्राम इतने का, क्या एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं, नहीं करेगा तो वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से कर सकता है, बस ये। तो आपने लिख दिया वर्चुअल मेमोरी ये है, फिर आपने लिख दिया ये है, फिर आपने लिख दिया ये है। 2 नंबर से आगे बढ़ रहे हो अब आप, फिर आपने उसके स्टेप्स लिख दिए। ये तो आप 5 नंबर पे ओह, डायग्राम भी है, तो 7 नंबर का आप लिख चुके हो। यहां तक पूछा गया है 2 नंबर में, वेस्टेज ऑफ टाइम। एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी है, ये अप्रोच वही होनी चाहिए थी नोट्स वाली, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ
वर्चुअल मेमोरी के साथ हम एबल टू एग्जीक्यूट अ बड़े प्रोग्राम, ठीक लिखा है। स्पीड ऑफ सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड, कैसे, कैसे स्पीड बढ़ेगी बताओ एक बार दीपाली, जी स्पीड सर। कैसे बढ़ाओगे आप यूजिंग वर्चुअल मेमोरी? सर मैंने बेसिकली ये सोचा था कि अगर मुझे बताओ कि मुझे बताओ कि वर्चुअल मेमोरी में डायनेमिक काम हो रहा है स्टैटिक, और स्टैटिक फास्ट होती है डायनेमिक? सर स्टैटिक फास्ट होती है, डायनेमिक काम हो रहा है सर। तो ये स्पीड ऑफ सिस्टम आपका इम्प्रूव्ड हुआ है, क्या ये सही है गलत है? गलत पॉइंट है सर। क्यों लिखा है आपने? सर मैं थोड़ा सा मतलब लाइक ये मैंने जो कहा कि अगर सेकेंडरी मेमोरी में डाटा पड़ा है, अगर उसको सर्चिंग करनी पड़ेगी, वो कहीं भी होता है। वर्चुअल मेमोरी में एक बेसिकली पार्ट ले लेते हैं तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाती है। ठीक है, उस रेस्पेक्ट में मत जाइए आप, किसी भी रेस्पेक्ट में मत जाइए, बाय डिफॉल्ट रेस्पेक्ट में रहिए। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पेपर को चेक करने के लिए मेरे पास 3 घंटे हो ना, 3 घंटे के पेपर को, तो मैं आपके शायद 150 में से 75 से ऊपर ना दूं, वो भी जब जब आप बेस्ट से बेस्ट हो। क्योंकि एक तो आपकी अप्रोच, और दूसरा उसमें गलत पॉइंट लिखना है इंटेंशनली। ऊपर से वर्चुअल मेमोरी पूछा 2 नंबर में, आप लिख रहे हो 7 नंबर का। बताओ किस, कहाँ से समझदारी वाली अप्रोच है वो? आपने वर्चुअल मेमोरी का डायग्राम भी बनाया, आपने उसके स्टेप्स भी लिखे, लिखना क्या था? खाली डेफिनेशन और एग्जांपल, वर्चुअल जी। मेमोरी क्या है। ठीक है, फिर ये गलत भी लिख दिया। एफिशिएंसी ठीक है, मान लेते हैं कुछ हद तक ठीक है। वेल अनाउंस्ड द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है भाई, रैम खाली रहती, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता, वो एग्जीक्यूट हो गया, यूटिलाइजेशन भी है। इम्प्रूव द मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग तो चलो होती है यार, मल्टीटास्किंग को मेमोरी से कम जोड़ो, फिर भी लिखो तो आखिर में लिखो, आपने ठीक लिखा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कहूंगा कि एक पॉइंट यहाँ गलत कर दिया आपने, तो एडवांटेज में एक तो गलत हो गया, और मुझे रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रही, तो 1.5 नंबर मैं इसमें दूंगा और 2 मैं इसमें दूंगा। एक्स्ट्रा है, इरिटेशन है, बट फिर भी काट नहीं सकता, तो 3.5। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि थ्रेसिंग में क्या चाहिए, पहले मैं देख लेता हूँ थ्रेसिंग का क्वेश्चन क्या है। ये रहा, थ्रेसिंग क्या है, वर्किंग सेट मॉडल बताओ, 2 जमा 3। थ्रेसिंग ये है कि, देखो ध्यान से, सीधी बात है कि आपका अगर रैम है और आपका हार्ड डिस्क है, मैं बोल रहा हूं कि जिसने ये सेशन अटेंड कर लिया ना, उसको ओएस का कोई वीडियो पढ़ने का जरूरत नहीं है मेरा, ये क्वेश्चन आंसर जिसने देख लिया उसको वैसे ही पास है। फिर भी कोई बात नहीं, कितनी बार बचोगे? तो ये बोलता है कि एक बार जो रैम में आ गया तो एग्जीक्यूट होके ही बाहर जाए। अगर ऐसा हो रहा है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, चक्कर काट रहा है, मतलब कि एग्जीक्यूशन लेस, स्वैपिंग ज्यादा, तो ये दिक्कत का काम है, ये थ्रेसिंग होता है, बाहर अंदर ज्यादा हो रहा है। तो उसमें ये बोलता है कि हमें एक वर्किंग सेट मॉडल बना लेना चाहिए। वो मॉडल ये बोले कि इस पर्टिकुलर टाइम में 9 से 10 के बीच बस हमें डिजिटल पढ़ना है या ओएस पढ़ना है। तो हम डिजिटल के सारे पेज एक ही रिक्वेस्ट पे यहाँ जाएं, जैसे डिजिटल है, ये ओएस है, ये आपका सीडी है, ये टीओसी है। तो 9 से 10 का टाइम है, वर्किंग सेट मॉडल यही बोलता है कि इस टाइमिंग के बीच की बात। और उसमें हम देख लें कि क्या होना है, अगर डिजिटल के एक पेज की रिक्वेस्ट आई तो मैंने उठा के पूरा डिजिटल यहाँ डाल दिया। उससे फायदा क्या होगा कि अब अगले की बात आएगी, अगले की तो पूरा एक साथ इसमें, तो वो स्वैप इन स्वैप आउट कम होगा, रैम में जो आ गया रैम में रहेगा, एग्जीक्यूशन बढ़ता रहेगा। तो वर्किंग सेट मॉडल थ्रेसिंग के ऊपर काम करता है, कि मतलब इंप्रूव करता है चीजों को। तो देख लेते हैं ये क्या है, 2 और 3 में पूछा है। थ्रेसिंग लिखना था डेफिनेशन, वाई थ्रेसिंग हैपन्स वैसे नहीं लिखनी थी इसमें, बट इसको एज ए अंडरस्टैंडिंग लें कि कल को आ जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड थ्रेसिंग, 2 नंबर में तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा प्रोसेस हो गए, कम फ्रेम है, ये वो, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है बस ये। ठीक है, थ्रेसिंग। और विद एग्जांपल में आप दिखा सकते हो कि मान लीजिए 1 घंटा सीपीयू चला, तो 1 घंटे में से 50 मिनट सीपीयू स्वैपिंग करता रहा और 10 मिनट एग्जीक्यूशन हुआ। इतना सुंदर एग्जाम्पल, सोचो कितना सुंदर एग्जाम्पल है। इतना सुंदर आप लिखोगे तो अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा, समझ रहे हो? ये है बस थ्रेसिंग। देखो ये है रियल लाइफ एनालॉजी जो भी है। सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब भाई मलेरिया हो गया, कुछ हो गया, तो उससे क्या क्या बॉडी में दिखेगा। तो वही बात है
कि थ्रेसिंग होगी तो पेज फॉल्ट ज्यादा दिखेगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम दिखेगा, सिस्टम रिस्पॉन्स कम दिखेगा। ये पढ़ने की बातें हैं क्या? ये पर किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर है, इसके नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हाउ टू कंट्रोल, ये भी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, इसका नहीं है। इसका क्वेश्चन का आंसर यहां से स्टार्ट होता है। ये बीच बीच में जो चीजें आ रही हैं ये भी पढ़नी है, क्योंकि अगली बार ये पूछा जा सकता है। क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराता हूं ना, मेरी अप्रोच यही रहती है कि एक सही आंसर बताने के साथ साथ गलत आंसर भी मैं बताता हूं कि क्यों गलत है, जिससे कि बच्चा ऑलराउंड सोच पाता है। इसलिए मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। मेरे 1711 पीजीटी लगे ना लगे, पर मेरे 46 असिस्टेंट प्रोफेसर और 36 लेक्चरर लगने वाले हैं। उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है वो तो बताऊंगा समय आने के बाद, बट अभी के लिए बोल रहा हूँ। ये कैसे बोल रहा हूँ वो भी मैं बता दूंगा। वर्किंग सेट मॉडल क्या है, 3 नंबर में पूछा है, डेफिनेशन लिख दी, की टर्म्स लिख दी कि इसमें क्या क्या यूज होगा। डेल्टा मतलब एक फिक्स इंटरवल, जैसे 9 से 10 की। WTT उस टाइम पे कौन सी रिक्वेस्ट, जैसे सेट ऑफ पेजेस, जैसे कि मैंने बताया था। टी मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वर्किंग सेट प्रिंसिपल क्या है कि उनको सबको ले आए ताकि पेज फॉल्ट कम से कम हो, स्वैपिंग कम से कम हो। डायग्राम क्या बोल रहा है कि इस टाइम में, ये वो 9 से 10 का टाइम है, देखो डायग्राम जरूर दिखा दें। ऐसे जहां पे डायग्राम दिखा सकते हो दिखा दो ताकि अच्छा हो। जैसे कि 9 से 10 का टाइम है, ये डेल्टा वही है। पेज्ड एक्सेस ड्यूरिंग, इस डेल्टा के दौरान हमें एबीसीडी चाहिएंगे। यहाँ पे एबीसीडी चाहिए, इसका मतलब ये है। दीज फॉर्म द वर्किंग सेट, टी और डब्ल्यू। टी मतलब ये है, डेल्टा मतलब टाइम है। तो इस टाइम पे अगर एबीसीडी की रिक्वायरमेंट है तो एबीसीडी ही उठा के लाओ, स्वैपिंग कम से कम होगी, स्वैपिंग खत्म हो जाएगी। और स्वैपिंग खत्म होगी तो आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक तरीके से वर्किंग सेट मॉडल क्या है, सॉल्यूशन टू थ्रेसिंग है। इसमें पूछ सकते थे व्हाट इज द थ्रेसिंग एंड हाउ कैन वी अवॉइड इट, तो वी कैन अवॉइड इट यूजिंग वर्किंग सेट मॉडल। ठीक है। इसमें इसने सीधा पूछ लिया कि वर्किंग सेट मॉडल क्या है। तो आप सोचिएगा कि क्वेश्चन को कैसे वेरी कर देगा वो। मतलब मैंने पढ़ा दिया, आप आपने रट लिया, किसी ने मेरे नोट्स चुरा लिए, चुरा तो लिए, बट यहां लिखा हुआ है थ्रेसिंग और वर्किंग सेट। वहां आ गया कि थ्रेसिंग क्यों होती है और कैसे अवॉइड की जाती है, तो फिर फंस जाएगा। वर्किंग सेट वो लिखे ना लिखे पता नहीं मुझे तो यही फायदा है इस सेशन के लाइव होने का। ठीक है। समरी टेबल है तो ये क्या है, वो रिवीजन नोट्स टाइप चीजें हैं, पूछी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप देख लें। तो फाइनल थॉट जो भी है ये बस अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम्पल है, इतना सा है। ठीक है। ये भी देख लेते लगे हाथों। फ्रेगमेंटेशन क्या है, डिफरेंस क्या है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन देंगे, वेस्टेज देंगे। ठीक है, वेस्टेज देंगे। मोस्ट 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 मोस्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, मोस्ट 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 कंट्रोल, भाई कंट्रोल। पेपर आउट करेगा क्या? ठीक है, ये मेरे हाथ पे कंट्रोल होता नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, इसलिए मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कंट्रोल में रहे, क्योंकि पेपर आउट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सामने आके एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं अपने हाथ को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मत बता सारे पेपर के क्वेश्चन सबको। दिक्कत ये हो जाएगी कि बच्चों को फिर क्या करने पड़ेंगे। कंट्रोल बेटा कंट्रोल, सॉल्यूशन दे अब इसका कि कैसे तेरे बच्चे इनसे आगे निकलेंगे। बच्चे ऐसे निकलेंगे कि नोट्स चोरी हो गए, डरो मत, अपने क्वेश्चन में फिर ये घुसा दो। उसके मिलेंगे 8, आपके मिलेंगे 10, टॉप में फिर भी रहोगे। आप चाहे 2 नंबर से प्लस हो, मुझे मतलब नहीं है इस बात से, सिलेक्शन होना चाहिए आपका। ठीक है। तो कहने का मतलब है आखिरी 5 दिन इन्हीं चीजों पे हमें काम करना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है। तो कंट्रोल में तो रहना पड़ेगा मेरे को भी, मेरी आदत खराब है कि कंट्रोल छोड़ देता हूँ कई बार मैं। पर ठीक है, मूर्ख लोगों की भी कमी नहीं है, आज याद रखेंगे कल को भूल जाएंगे। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन है क्या है, इंटरनल है क्या है। अब इसका डिफरेंस वैसे लिखना चाहिए वैसे तो, अगर पूछा जाए तो। देख लेता हूँ, डिफरेंस लिखा है, हाँ वैसे ही लिखना चाहिए वैसे तो। पर फिर भी याद रख लो, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये अननेसेसरी चीज है, ये नहीं लिखनी, ये बस याद करने के लिए। ये लिखना है तुम्हें पेपर में, ये छापना है, 10 नंबर पक्के, 140 में से पेपर आएगा। तो फीचर क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक्सटर्नल क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, इनके ऊपर काम कर, इनके ऊपर काम करो, इसकी वीडियो सुनो, काम हो जाएगा, बाबा जी दया करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन टू फ्रेगमेंटेशन, वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो, बट इस क्वेश्चन में ना लिखें। इसमें इसलिए ना लिखें क्योंकि इसने बोला है डिफरेंशिएट, नहीं लिखें, नहीं लिखो, मत लिखो, पूछा नहीं गया, बिल्कुल मत लिखो। जब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द वेरियस सॉल्यूशंस टू फ्रेगमेंटेशन, तो इसको लिखो। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर में नहीं लिखना है। समरी लाइक अ रिवीजन नोट्स फॉर यू। फाइनल थॉट, बातें हो रही हैं, खत्म। ठीक है, ये है।
उसके आगे अब हम चलते हैं इस बच्चे की कॉपी में और देखते हैं इसने क्या लिखा है। जी, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के बाद, वर्चुअल मेमोरी के बाद अगर हम ऊपर जाएं तो देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि मेरे नोट्स पे डिपेंड रहें, निर्भर रहें, बट थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा दें अगर आप हमारे बच्चे हैं तो। वही तो काम करना है। आज ही लग जाएं, जुट जाएं, नोट्स में वो चीज ऐड करनी है जो सिर्फ आपको पता हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो। रैंक 1 तभी आएगा। फ्रेगमेंटेशन क्या है, इनसफिशिएंट यूज, अच्छा लिखा है इस बच्ची ने, एग्जाम्पल देके दिखा दिया, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, 2 नंबर के लायक लिख दिया है। दो टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। इसने 1 पॉइंट 2 पॉइंट में देख लेता हूँ कितने लिखे हैं, 4 5 8 नंबर का है तो 8 तो चाहिए कम से कम, 7 डायग्राम दे दिया तो अच्छी बात है। ठीक है, 8 लिख दिए हैं, बहुत अच्छी बात की है। तो क्या 2 घंटे में इतना लिखा जा सकता है? तो इस बच्ची ने प्रूव कर दिया है कि जो चाहो वो लिख सकते हो। काफी अच्छा पेपर है इसका, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लिखा है इन्होंने। तो 8 में से 8 इसमें दे देता हूँ, नंबर नहीं काट रहा हूँ क्योंकि आपने डायग्राम वगैरह बना दिया। वैसे मुझे इसकी जरूरत थी कि इधर क्या है, इन दोनों के इधर के फीचर्स की मुझे जरूरत थी। वैसे चाहो तो, अगर नहीं भी याद आए ना कि यहाँ क्या लिखना है, तो इन दोनों के बीच में की पॉइंट देख लो, कीवर्ड, कीवर्ड देख लो कि इसके और इसके बीच का क्या कीवर्ड है, वो कीवर्ड उठा के यहाँ लिख दो। जरूरी नहीं है वो टेक्निकल भाषा वैसी हो जैसे आप रट के गए थे ना, आपके मन के अकॉर्डिंग सोचो कि मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं तो दिमाग में क्या है, कहाँ डिफरेंस कर रहा हूँ, जहां डिफरेंस कर रहे हो वो यहाँ चिपका दो। यहाँ चिपका दोगे तो इसको कोई चेक नहीं करेगा। इसको चेक कराओगे, मजबूर करोगे ये ना लिख के, ये चेक कराने पे तो गलतियां ढूंढेगा, फंसोगे। यही लिख के छोड़ दोगे तो गलतियां नहीं ढूंढेगा, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ 8 दे रहा हूँ आपको और यहाँ 2 दे रहा हूँ क्योंकि आपने इसको अच्छा लिखा है। काट सकता था आधा नंबर उसका, बट मैं नहीं काट रहा हूँ। ठीक है, ये 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल गए। आगे चलते हैं, सर अब थ्रेशिंग न्यूमेरिकल्स हैं बस। है सर, आपने अभी है जी, थ्रेशिंग वाला क्वेश्चन अनचेक रह गया सर, कहाँ 7 का पे भी। है? इसके नीचे था सर, वर्चुअल मेमोरी के नीचे था ना। 1 सेकंड, वर्चुअल मेमोरी है और ये आपका यहाँ पे थ्रेसिंग है। ठीक है, 2 नंबर में थ्रेसिंग है, वर्चुअल है। थ्रेसिंग ये होती है, ये होती है, आपने डायग्राम दिखाया है, बहुत सुंदर बात की है। डायग्राम दिख गया तो मेरे को वो चीज़ दिख गई जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, मैं आपके यहाँ पे 2 नंबर दे देता हूँ। आगे, वर्किंग सेट मॉडल क्या बोलता है? आपने बोला है कि वर्किंग सेट मॉडल इज सेट ऑफ पेजेस दैट ए प्रोसेस ड्यूरिंग ए सम विंडो। क्या लिखा है? टाइम विंडो। ये कोशिश करो कम से कम कटिंग हो। टाइम विंडो डेल्टा, और डेल्टा यूज करो। ये मत करना कि टाइम विंडो वो डेल्टा लिख रहा है और आप इसको एफ वाई कुछ भी लिख दो। ठीक है, आप एक्स वाई जेड लिख दो ना। कंप्यूटर की भाषा नहीं लिखनी, मेंटल भाषा नहीं लिखनी, किताबी भाषा लिखनी है सब्जेक्टिव में। वैसे कुछ भी एज्यूम करो, यहाँ वैसा मत करो। विंडो क्या है लिख दिया आपने, साइज क्या है वो भी लिख दिया, डेल्टा लिख दिया। बट यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे कुछ, देखूं एक बार। विंडो इज साइज ऑफ विंडो विद, विंडो इज साइज ऑफ विंडो, भाषा सी कंफ्यूज कर रही है मुझे। विंडो इज साइज ऑफ विंडो विद एनफ स्पेस दैट विल नॉट लीड टू थ्रेसिंग। इफ साइज ऑफ डेल्टा इज टू स्मॉल देन इट विल नॉट कंप्लीट लोकेलिटी। अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या, वो बताओ जरा। भैया आपने लिख दिया लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, बतानी चाहिए। इतने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज करो ना अपने आंसर में, तो बताओ उसके बारे में कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है। अब अगले को पता ही नहीं है, हो सकता है ना पता हो, काट दे देखते ही कि भाई बताया नहीं बच्चे ने, क्या इसका मतलब कुछ छोड़ रहा है, कुछ मिस कर रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड जब यूज करो अपने आंसर में, जब आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो। ठीक है, ओके। वेन एवर देर आर रिक्वेस्ट विच इज लार्जर देन डेल्टा, ये आपने लिखा जरूर है पर राम कहानी दिख रही है मुझे, वो नहीं दिख रहा जो मेरे आंसर में था। कि एक्चुअल में वो डायग्राम जो दिखाना था ना आपको वर्किंग सेट मॉडल में, सर कि क्या है असल में। आपने दिखाया कहीं पे कि ये एबीसीडी और इस टाइम में यूज हो रहे थे, ये एबीसीडी मतलब ऐसे फायदा करेंगे, दिख रहा है कहीं आपके आंसर में वो चीजें? बस ये 4 लाइनें दिख रही है, चारों मेरे लिए एक ही हैं। अगर आप अच्छी चीज नहीं दिखाओगे तो ये चारों मेरे लिए एक है। ऐसे लिखना मतलब मेरे लिए वही है कि आप एक ही चीज लिख रहे हो बार बार। ठीक है, तो मेरी तरफ से इसमें आपके आगे 1.5 नंबर। 3 नहीं दिए मैंने क्योंकि 3 आप डिजर्व नहीं करते इसमें। जी ठीक है, सर। अभी थ्योरेटिकल सेशन हो चुका है, अभी हमें चलना है न्यूमेरिकल्स पे। किस पे चलना है? तो न्यूमेरिकल कोई छोटी चीज नहीं है। न्यूमेरिकल एक बहुत ही बड़ी अप्रोच है जो कि हमें देखनी है। तो देखो, सिंपल सी बात है कि अगर सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट, जैसे कि वेबसाइट, वेब ब्राउजर है या कुछ और है, इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो मैंने क्वेश्चंस को बांटा है कुछ भागों में। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन,
अभी जो हमने आज पूरे देखे वो कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा है। तीसरा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। चौथा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा। अब हम किस फेज पे शिफ्ट करने जा रहे हैं, इस पे। और फिर हम लास्ट में किस फेज पे जाएंगे, इस पे, जब पूरी अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में होगी। क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं, जोड़नी है इन पे काम, वैसा ही करना है जैसा हमें चाहिए। जैसी हमारी सोच को किताबों में उतारना है, वो केस स्टडी है। ठीक है। तो अब इस अप्रोच से निकल के हम इस पे जाएंगे। उससे पहले मुझे आप बता दें कि पहले सेक्शन में आपके कितने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बताइए। सर फिर मैं मेरे देखूंगा कि आपकी थ्योरी, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल क्या इंपॉर्टेंट, क्या आपका मजबूत है क्या नहीं है, बताओ। सर मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके। सर 60 में से मेरे आ रहे हैं 46.5। 46.5। सॉरी ओके। सर। हाँ जी। सर 43.5, 45.5, सॉरी 45.5। 45.5। तो मैं जी सर। चाहता हूं कि जब ये 100 में से हो तो ये हो 85.5। अगर आपने बोला है 80 प्लस, तो फिर आपकी बात भी ट्रू हो जाएगी। और कहाँ कटे हैं वो अभी आपने देख लिए हैं। तो जी 45.5 और 85.5 में कितना डिफरेंस है, उसके लिए हमें मूव करना है किसके ऊपर, न्यूमेरिकल बेस्ड के ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक करेंगे और इस सेशन को दोबारा चालू करेंगे और देखेंगे कि न्यूमेरिकल में अप्रोच क्या होनी चाहिए और आपने क्या लिखा है, आपके मार्क्स कटे क्यों हैं, 40 में से 40 मिले क्यों हैं, क्या आंसर अगर सही है तो भी मार्क्स कटे हैं तो क्यों कटे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिफरेंस सीखना है, न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच की तरफ मूव करना है कंसेप्ट के बाद। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बात करेंगे 10 मिनट बाद, ज्वाइन करें।